बीरबल और चमत्कारी साधु। एक दिन अकबर के दरबार में एक साधु आया। लंबी जटाएं, भस्म लगे चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान और हाथ में एक चमचमाता डंडा। वो सीधे बादशाह अकबर के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मैंने आपके राज्य की बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है यहाँ बीरबल नामक कोई बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उसे एक कठिन परीक्षा देना चाहता हूं। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारी परीक्षा का सामना बीरबल खुशी से करेगा। साधु बोला, मैं बीरबल को 5 चमत्कारी चीजें दूंगा और 5 दिन का समय। अगर वो इनका रहस्य समझ ले तो वो वास्तव में ज्ञानी है, अगर नहीं तो उसे मेरे साथ हिमालय चलना होगा मेरी सेवा में। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, स्वीकार है साधु बाबा। साधु ने एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर उड़ता है, इसे जमीन पर मत रखना वरना गायब हो जाएगा। बीरबल ने उस पत्थर को ध्यान से देखा। रात भर उसके साथ रहा, लेकिन वो हिला तक नहीं। अगले दिन बीरबल उसे दरबार में लाया और कहा, ये उड़ता नहीं, उड़ाया जाता है, किसी धागे या चुंबक से। साधु मुस्कराया, तुमने पहली चीज का रहस्य समझ लिया। साधु ने एक पान का पत्ता दिया और कहा, इसे कान के पास ले जाओ, ये तुम्हारे मन की बात दोहराएगा। बीरबल ने प्रयोग किया और सच में उसे अपने मन की आवाज सुनाई दी, पर उसकी नजर पत्ते के भीतर छिपे हुए पतले कागज और एक सूखे हुए घोंघे पर पड़ी। ये एक तरह का छिपा हुआ यंत्र था। बीरबल ने खुलासा किया, ये धोखा है। आपके शिष्य ने मेरे पीछे खड़े होकर फुसफुसाया। अकबर ने साधु की तरफ देखा और वो फिर मुस्कराया, दूसरी चाल भी पहचान ली। तीसरे दिन साधु ने एक फूल दिया जो मुरझा ही नहीं रहा था। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा, सूंघा और रात भर पानी में डुबा कर रखा, फिर भी वैसा का वैसा। अगले दिन बीरबल बोला, ये असली फूल नहीं, मोम का बना है, ऊपर रंग चढ़ाया गया है। साधु ने ताली बजाई, वाह बीरबल, 3 में 3। चौथे दिन साधु एक गधा लेकर आया और बोला, ये बोलता है, इसे छेड़ना मत। बीरबल ने एक योजना बनाई। रात को उसने गधे को गुड़ खिलाया जिसमें नीम की पत्तियां छिपी थी। सुबह जब दरबार में गधे को लाया गया तो उसने मुंह खोलकर अजीब आवाज निकाली और फिर मुंह बना लिया। बीरबल हंस पड़ा, ये भूख से बोल रहा था, पर उसकी भाषा समझने के लिए इंसान को बुद्धि चाहिए, नॉट जादू। साधु मुस्कराया, मान गए उस्ताद। अब साधु ने आखिरी चीज दी, एक मुट्ठी राख। इसे हवा में उड़ाओ, ये तुम्हारा भविष्य बताएगी। बीरबल ने राख ली और अपने एक खास सेवक को इशारा किया। जैसे ही उसने राख उड़ाई, पीछे से एक आदमी चिल्लाया, आपको धन मिलेगा, आपका भाग्य उदय हो रहा है। बीरबल तुरंत पकड़वा लिया। वो आदमी साधु का शिष्य था जो पहले ही महल में छिपाया गया था। अब बीरबल ने कहा, साधु बाबा, ये जादू नहीं, ये चालबाजी है, और मेरी अगली बात सुनिए, अब आपकी परीक्षा है। बीरबल ने अब साधु से पूछा, क्या आप एक सच्चे साधु हैं? साधु बोला, हाँ। बीरबल मुस्कराया, तो फिर त्याग करिए ये भेष और कीजिए सेवा बिना धोखे के। साधु मुस्कराया, बीरबल, तुमने मेरी असली परीक्षा पास कर ली। मैं सच में एक साधु नहीं, बल्कि विद्या का एक सेवक हूं, जो राजा के दरबारों में जाकर परख करता है कि कहां असली बुद्धि है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम सिर्फ ज्ञानी नहीं, सबसे साहसी भी हो। ऐसे साधु अगर सच में होते तो दुनिया और भी रोचक होती। बीरबल झुककर बोला, जहांपनाह, असली चमत्कार किसी चीज में नहीं, सिर्फ सोच में होता है। अंत में साधु चला गया और बीरबल की बुद्धिमानी का एक और अध्याय दरबार में जुड़ गया। बीरबल और 3 कंजूस व्यापार। क्या कोई इतना भी कंजूस हो सकता है कि वो अपनी ही परछाई को भी रोटी खिलाने से डरे? शहर भर में चर्चा थी, 3 व्यापारी दिल्ली आए हैं। नाम, सेठ धनलाल,
सेठ कमखर्ची और सेठ कसीरू तीनों इतने कंजूस कि सोने के सिक्कों पर भी ताला लगाते थे। धनलाल अपने नौकरों को खाने में सिर्फ हवा देता था। कमखर्ची तो अपने ही कपड़े सिला सिला के इतना पहनता था कि रेशम भी रो दे। और कसीरू, वो तो दीपक में तेल डालने से पहले उसे निचोड़ता था कि कहीं पिछले दिन का कोई कतरा बाकी तो नहीं। लेकिन ये तीनों एक खास मिशन पर थे। अफवाह फैली थी कि इन तीनों को अकबर के खजाने का कोई रहस्य मालूम है और वो दरबार में सिर्फ बीरबल की परीक्षा लेने आए हैं। अगले ही दिन तीनों व्यापारी दरबार पहुंचे। साथ लाए एक भारी भरकम संदूक जिस पर 7 ताले थे। सेठ धनलाल बोला, जहांपना, हम तीनों मिलकर एक व्यापार करते हैं। इस संदूक में वो चीज है जो हमें एक दूसरे पर भरोसा रखने में मदद करती है। बीरबल अगर बता दे कि इसमें क्या है तो हम उसे अपने व्यापार का हिस्सा बना लेंगे। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की ओर देखा। लो बीरबल, बताओ जरा क्या है इन 3 कंजूसों के संदूक में। बीरबल मुस्कराया। उसने तीनों से कुछ अजीब सवाल पूछे। सेठ धनलाल, जब तुम्हें कोई मिठाई देता है तो तुम क्या करते हो? सूंघता हूं और लौटा देता हूं, सेठ बोला गर्व से। सेठ कमखर्ची, अगर तुम्हें एक ही जोड़ी चप्पल मिले तो? उसके आधे हिस्से से पैरों को बारी बारी ढकता हूं, वो बोला जैसे कोई तपस्वी हो। और सेठ कसीरू, तुमसे अगर कोई दान मांगे? दान? मैं तो सोचता हूं कि सांसें भी मुफ्त क्यों लूं। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल गंभीर हुआ। उसने संदूक को घूरते हुए कहा, जहांपनाह, इस संदूक में न सोना है, न चांदी, न व्यापार का राज। इसमें तो कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो इन तीनों को बांध के रखता है। संदूक खुला और अंदर से निकले 3 शीशे के डिब्बे। हर डिब्बे में एक एक चीज थी। धनलाल के डिब्बे में एक सूखी रोटी, कमखर्ची के डिब्बे में एक घिसी हुई सुई और कसीरू के डिब्बे में एक बुझा हुआ दिया। सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराया। ये तीनों अपने अपने प्रतीक रखते हैं ताकि किसी को कुछ देना न पड़े और कोई कुछ ले न सके। यही इनका भरोसे का रहस्य है। तीनों जानते हैं कि दूसरा कभी भी खर्चा नहीं करेगा। लेकिन तभी दरबार के बाहर एक रहस्यमय व्यक्ति ने दस्तक दी। उसके पास एक और संदूक था और वो चिल्लाया, बीरबल, अगर ये 3 कंजूस थे तो चौथा कौन है जिसने इनकी दौलत चुरा ली और अब दरबार को लूटने वाला है? कौन था वो चौथा कंजूस? क्या बीरबल इस रहस्य को सुलझा पाएगा? 3 तो सबने देखे, मगर चौथा कंजूस कौन है जो खजाने तक पहुंच गया? और उसने ये चाल कैसे चली? राज दरबार में हड़कंप मच गया। वो रहस्यमयी व्यक्ति सिर से पांव तक भूरे चोगे में लिपटा हुआ गहरी आवाज में बोला, जहांपनाह, 3 कंजूसों का खजाना अब खतरे में है और अगर बीरबल इसे न सुलझा पाए तो अगला शिकार आपका खजाना होगा। बीरबल आगे आया। तुम हो कौन और कैसे जानता है तू चौथे कंजूस की बात? वो व्यक्ति बोला, मैं हूं भूतपूर्व चौकीदार इन्हीं सेठों का। इन्होंने कभी मुझे तनख्वाह नहीं दी बल्कि मेरी परछाई तक को काम पर लगा दिया। लेकिन मैंने देखा, एक दिन कोई चुपके से इनके व्यापारिक दस्तावेज और खजाने की नक्शा ले गया और वो कोई बाहर वाला नहीं था। सेठ धनलाल चिल्लाया, झूठ, हम तीनों तो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, इतना भरोसा कि एक दूसरे के घर का ताला तक नहीं देखते? अब बीरबल ने तीनों सेठों को अलग अलग बुलाया और एक ही सवाल पूछा, कल रात तुम्हारे खजाने में क्या था? धनलाल बोला, मुझे क्या पता, कमखर्ची ही देखता है। कमखर्ची बोला, कसीरू ही संभालता है। कसीरू बोला, मैंने तो सब कुछ धनलाल को सौंप दिया था। बीरबल हंसा। तीनों के खजाने का रखवाला कोई चौथा ही था और तुम तीनों को पता ही नहीं चला। यानी चौथा कंजूस तुम तीनों से ज्यादा चालाक है। तभी वो रहस्यमयी व्यक्ति बोला, अगर बीरबल को चौथे कंजूस की पहचान करनी है तो उसे खजाने के उस हिस्से को ढूंढना होगा जो अब गायब है। चौथी निशानी। अकबर ने पूछा, कौन सी चौथी निशानी?
वो बोला, तीनों के पास उनके कंजूसी की निशानी थी। सूखी रोटी, घिसी सुई, बुझा दिया। लेकिन चौथे की निशानी थी, वो चीज जो कभी दी नहीं जाती, सिर्फ छीन ली जाती है। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। मुझे पता चल गया है चौथे कंजूस की असली पहचान, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मुझे एक रात लगेगी। और उस रात महल में कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल ही गायब हो गया। क्या बीरबल किसी जाल में फंस गया? क्या चौथे कंजूस ने दरबार को मात दे दी? और आखिर क्या है वो चौथी निशानी जो खजाने तक ले जाती है? बीरबल, जो हर सवाल का जवाब जानता था, अब खुद एक सवाल बन गया है। आखिर वो गया कहाँ? सुबह होते ही दरबार में हलचल मच गई। बीरबल रात से गायब था। उसकी आखिरी बातें अभी भी अकबर के कानों में गूंज रही थी। मैं चौथे कंजूस की असली निशानी ढूंढने जा रहा हूं। अगर लौटा तो सब बता दूंगा, और अगर नहीं लौटा तो समझ लेना कोई और खेल रहा है ये चाल। सेठ धनलाल कांपते हुए बोला, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई हमारी कंजूसी से भी ज्यादा खतरनाक निकल जाएगा। अकबर ने आदेश दिया, शहर की हर गली, हर तहखाना छान मारा जाए और उस रहस्यमयी चौकीदार को भी तलाशा जाए। इसी बीच महल के पुराने नक्शों को खंगालते हुए सेनापति को एक रहस्यमय रास्ता मिला। महल के नीचे एक पुरानी गुफा जो सदियों से बंद थी, लेकिन अब उसके दरवाजे पर बीरबल का जूता पड़ा था। सैनिकों ने मशाले जलाई और नीचे उतरने लगे। गुफा में अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने सिक्कों, सड़ी रोटियों और किसी जले हुए तेल की। दीवारों पर अजीब चित्र उकेरे गए थे। एक हाथ जो सिक्का पकड़ता है लेकिन छोड़ता नहीं, एक आदमी जो अपनी परछाई को बांध कर रखता है, और अंत में एक पत्थर की दीवार जिस पर लिखा था, जिसे सबने छुपाया वही सबका अंत करेगा। उसी दीवार के पीछे से बीरबल की आवाज आई, जा अपना, मैं ठीक हूं। मगर चौथा कंजूस भी यही है। दीवार हटाई गई। अंदर बीरबल बैठा था। उसके हाथ में एक पुराना संदूक, और उसमें कुछ ऐसा था जिससे सबकी आंखें चौंधिया गई। एक आईना, बीरबल बोला, यही है चौथी निशानी। आईना जो दिखाता है सच्चाई। चौथा कंजूस कोई और नहीं, बल्कि वो है जो खुद को सबसे कंजूस समझता है, लेकिन अपनी ही लालच से अंधा है। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने आईना उठाकर अकबर को दिखाया, और फिर तीनों सेठों को। आईने में किसी और की शक्ल नहीं। तीनों सेठ खुद को देख रहे थे, मगर एक डरावनी, विकृत शक्ल में। बीरबल ने कहा, यह आईना उनका सच दिखाता है, लालच से भरा, आत्ममुग्ध और खुद को ही सबसे बड़ा समझने वाला। चौथा कंजूस कोई व्यक्ति नहीं, ये तो इनकी कंजूसी की परछाई है, जो अब असली रूप ले चुकी है। यही परछाई इनसे चोरी करती रही, इन्हें डराती रही, और अब मुझे भी फंसाने आई थी। लेकिन तभी गुफा की दीवारें हिलने लगी और एक छाया सामने आई। सिर्फ आंखें दिखती थी, और वो बोली, बीरबल, तूने मेरी पहचान तो जान ली, लेकिन क्या तू मेरा अंत भी कर पाएगा? अब मैं तेरे मन में उतरूंगा, और तब देखेंगे सब कौन है सबसे बड़ा कंजूस। क्या बीरबल अपने ही मन की इस परछाई से लड़ पाएगा? क्या लालच की इस शक्ति को हराया जा सकता है? जब दुश्मन बाहर न होकर भीतर हो, तो जंग सबसे कठिन हो जाती है। क्या बीरबल अपने ही मन के दानव को हरा पाएगा? गुफा अब एक युद्ध भूमि बन चुकी थी। चारों ओर धुंध, भय और गूंजती हुई हंसी। वो परछाई अब कोई भ्रम नहीं थी, वो एक जीवित रूप ले चुकी थी, और उसके चेहरे पर बीरबल की ही झलक थी। मैं तेरा ही हिस्सा हूं, बीरबल। तेरा सबसे गुप्त डर, तेरा लालच, तेरा घमंड। तू मुझे मिटा नहीं सकता, क्योंकि तू मुझे जीता है। बीरबल ने आंखें बंद की। उसने खुद को देखा, दरबार में चतुर, लोगों की वाहवाही बटोरता हुआ, अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार के रूप में।
क्या कभी उसने भी खुद को दूसरों से ऊपर समझा? क्या उसका ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा अहंकार बन गया था? उसने धीरे से आईने की ओर देखा। आईने में अब कोई और चेहरा नहीं था, बस एक प्रश्न। सच्चा ज्ञान क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जो खुद को जान ले वही सच्चा ज्ञानी है, और जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर ले वही सबसे शक्तिशाली है। उसकी बात के साथ ही गुफा की दीवारें शांत होने लगी। परछाई कांपी और फिर धुएं की तरह विलीन हो गई। बीरबल अकेला खड़ा था, थका हुआ लेकिन शांत। वो बाहर आया, जहां अकबर और सभी दरबारी उसका इंतजार कर रहे थे। अकबर ने पूछा, क्या खत्म हो गया सब? बीरबल मुस्कराया, हाथ जहांपनाह, अब कोई चौथा कंजूस नहीं बचा। सिर्फ 3 बचे हैं और एक आईना जो हर किसी को समय समय पर देख लेना चाहिए। तीनों सेठ नतमस्तक हो गए। सेठ धनलाल ने पहली बार किसी को रोटी बांटी। सेठ कमखर्ची ने अपना पुराना कपड़ा किसी गरीब को दे दिया, और सेठ कसीरू ने तेल का दीपक जलाया पूरे शहर के लिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या अब तू डरता नहीं अपने मन की परछाई से? बीरबल हंसते हुए बोला, नहीं जहांपनाह, अब मैं उसे पहचान गया हूं, और रोज सुबह आईने में देख लेता हूं कि वो कहीं लौट तो नहीं आया। और यूं एक कहानी जो शुरू हुई थी 3 कंजूसों से, खत्म हुई एक आईने और आत्मज्ञान पर। क्योंकि असली दौलत सिर्फ खजाने में नहीं होती, बल्कि मन की शांति में होती है। पृष्ठभूमि में धीरे धीरे सूरज उगता है, शहर जागता है, और बीरबल एक नई मुस्कान के साथ दरबार की ओर बढ़ता है। बीरबल और 7 नकली साधु। अगर कोई साधु गंगा को उल्टा बहा दे तो क्या वो सिद्ध है या सिर्फ बहुत चालाक? एक सुबह आगरा नगर की गलियों में हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ किले के पास एक बगीचे में उमड़ पड़ी थी, जहां 7 अलग अलग वेशभूषा में साधु डेरा डाले बैठे थे। कोई हवा में बैठा था, कोई बिना पानी के तप कर रहा था, कोई सिर्फ आंखों से अग्नि जला देता था। लोगों ने उन्हें 7 सिद्ध पुरुष कहना शुरू कर दिया। वो दावा करते थे, हम 700 वर्षों से साधना कर रहे हैं, अब संसार को मुक्त करने का समय आ गया है। पर पहले अकबर को परखना होगा, क्या वो योग्य सम्राट है? अकबर ने जब ये सुना, वो चौंक उठे। मुझे परखने का अधिकार इन्हें किसने दिया? लेकिन दरबार के कुछ मंत्री तक प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, इनका ज्ञान और चमत्कार अद्वितीय है, क्यों न इन्हें विशेष आमंत्रण देकर दरबार में बुलाया जाए? बीरबल चुपचाप सुन रहा था। उसने कहा, जहां सच्चे साधु निवृत्ति की ओर जाते हैं, ये 7 प्रचार की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? साधु शांति लाते हैं, तमाशा नहीं। कहीं ये साधु नहीं, कलाकार तो नहीं? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल, अगर ये नकली है तो इन्हें पकड़ो, लेकिन बिना हथियार, बिना शोर, और बिना उनकी सिद्धि तोड़े। बीरबल ने सिर झुकाया। आज्ञा हो तो एक योजना है, सिद्धियों का उत्सव। अगले दिन बीरबल ने एक भव्य आयोजन कराया, जहां 7 साधु को उनकी उनकी सिद्धि दिखाने को कहा गया। हजारों की भीड़ जमा हुई। पहले साधु ने हवा में बैठने की कला दिखाई, लेकिन बीरबल ने वहां पतली रस्सियों की छाया देखी। दूसरे ने आंखों से आग जलाई, लेकिन बीरबल को गुप्त शीशे में धूप से आग पैदा करने वाली यंत्र की चमक दिखी। तीसरे ने जल से बिना भीगे निकलने का दावा किया, और बीरबल ने उसकी धोती में छुपी तेल की परत को देख लिया, और ऐसे ही एक एक कर 7 की चालें पकड़ ली। अब बीरबल ने घोषणा की, जहांपनाह, ये साधु नहीं, कलाकार है, भ्रम की कला में निपुण और लोगों की आस्था का व्यापार करने वाले। अकबर ने गुस्से में पूछा, तो फिर इनका उद्देश्य क्या था? सिर्फ दिखावा? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं जहांपनाह, ये सब सिर्फ परीक्षण नहीं था, ये एक साजिश है। 7 में से एक चिल्लाया, तू बहुत चालाक है बीरबल, लेकिन अभी देर हो चुकी है। दरबार में पहले ही हमारा आदमी घुस चुका है। दरबार सन्न रह गया। अकबर गरजे,
कौन? किसके रूप में? मंत्री? सैनिक? या? बीरबल ने चारों ओर देखा और उसकी नजर पड़ी दरबार में बैठे शास्त्राचार्य पर, जो वर्षों से अकबर को वैद्य शास्त्र पढ़ाता आया था। अब अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। क्या शास्त्राचार्य ही असली गद्दार है, या ये बीरबल को गुमराह करने की नई चाल है? 7 नकली साधु कहीं किसी और बड़े षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं? जारी है बीरबल और गुप्त गद्दार। अंत में साधुओं की हंसी गूंजती है और एक छुपा संदेश बीरबल के सामने गिरता है। वो जो शास्त्र पढ़ाता है, कभी कभी वही सबसे बड़ा छल करता है। अगर कोई आपको सत्य का पाठ पढ़ाता हो, लेकिन उसी के शब्दों में जहर छुपा हो, तो क्या वो गुरु है या गद्दार? बीरबल ने जब शास्त्राचार्य की ओर देखा तो दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शास्त्राचार्य, जो वर्षों से अकबर को नीति, धर्म और वेदों की शिक्षा देते आए थे, अब उनके माथे पर पसीना साफ नजर आने लगा। उनकी आंखें बार बार 7 साधुओं की ओर जा रही थी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आचार्य जी, आप तो कहते थे सत्य को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन छुपाया नहीं जा सकता। तो बताइए, क्या हम भी वही सीखें जो आपने इन साधुओं को सिखाया है? शास्त्राचार्य ने गला खंखारा। बीरबल, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। मैं केवल एक ज्ञानी हूं। साधु लोग मेरे पास मार्गदर्शन मांगने आए थे। मैंने उन्हें केवल विद्या दी। ये क्या करें, क्या न करें, ये उनकी इच्छा थी। बीरबल बोला, पर वो विद्या जिससे आम जनता को ठगा जा सके, जिस ज्ञान से अंधश्रद्धा फैले, क्या वो शास्त्राचार्य का धर्म है? अब दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने कड़ा स्वर अपनाया। अगर तुम निर्दोष हो तो किसी भी जांच से डर क्यों? शास्त्राचार्य ने शांत स्वर में कहा, मैं डरता नहीं, पर सावधान कर देता हूं। यदि मुझे बलि का बकरा बनाया गया तो दरबार के असली रक्षक को तुम खो दोगे। बीरबल चौंका। रक्षक? किसकी रक्षा कर रहे थे आप? शास्त्राचार्य अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी मुद्रा में अब दया नहीं, बल्कि ठहराव था। उन्होंने जेब से एक मुड़ी हुई पुरानी चिट्ठी निकाली और हवा में उछाल दी। चिट्ठी बीरबल के हाथ में गिरी। उस पर लिखा था, राजा अकबर की सुरक्षा अब हमारे हाथों में है। यदि बीरबल को सच्चाई पता चली तो योजना अधूरी रह जाएगी। हस्ताक्षर एस। बीरबल ने उस अक्षर को ध्यान से देखा और बुदबुदाया, एस? ये किसका नाम है? शास्त्राचार्य धीरे से बोले, जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझते हो। बीरबल, हो सकता है वही सबसे बड़ा राज छुपा रहा हो। 7 साधु सिर्फ मोहरे थे। असली खिलाड़ी तो अब तक परछाई में है, और तुम उसके इतने करीब हो कि शायद उसे देख भी नहीं पाओगे। इतना कहकर वो मुस्कुराए और वही खड़े खड़े जमीन पर बैठ गए, मानो कोई ऋषि ध्यान में लीन हो गया हो। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, अब बहुत हो गया। मुझे इस षड्यंत्र की जड़ चाहिए। बीरबल ने चिट्ठी को पकड़े पकड़े एक गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, मुझे लगता है ये सब किसी बहुत पुराने खेल का हिस्सा है, और ये एस सिर्फ शास्त्राचार्य नहीं, बल्कि संपूर्ण योजना का संकेत है। और ये योजना शुरू हुई थी दरबार में आए उस पहले संदेश से, जिस पर मुहर उल्टी लगी थी। क्या ये मामला जुड़ा है उस परछाई से जिसे बीरबल ने कुछ महीनों पहले बैनकाब किया था? क्या दरबार में कोई और है जो अकबर के सबसे करीब है, और उसी ने बीरबल के नाम के नीचे एक दूसरा नाम जोड़ दिया है, एस? क्या वो कोई पुराना मित्र है या एक अदृश्य शत्रु? जारी है बीरबल और एस का रहस्य। अंत में बीरबल अकेले अपने कक्ष में बैठा चिट्ठी को मोड़ते हुए कहता है, अगर मैं सही हूं तो अगला हमला सीधे मुझ पर होगा। अगर किसी ने आपके नाम से राजद्रोह की साजिश रच दी हो और वो खुद रोज आपके साथ हंसता खेलता हो, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? बीरबल अपने कक्ष में अकेला बैठा था। हाथ में वही रहस्यमयी चिट्ठी थी
जिसके नीचे सिर्फ एक अक्षर लिखा था, एस। उसने सोचा, एस, ये शास्त्राचार्य हो सकते हैं, सलीम हो सकते हैं, सलीमा बेगम भी। अरे नहीं, कहीं सेवक सुरेश तो नहीं, जो रोज चुपचाप मेरे लिए मूंग की दाल लाता है। उसी वक्त सुरेश भीतर घुसा। हुजूर, दाल में आज थोड़ा ज्यादा नमक पड़ गया है। कहीं आप मुझे एस तो नहीं समझ बैठे? बीरबल चौंका। कैसे पता तुझे कि मैं एस के बारे में सोच रहा था? सुरेश बोला, हुजूर, आपके चेहरे पर जब भी ऐसा शक आता है तो आप मूंछें ऐसे ऐंठते हैं जैसे कोई गुप्त एजेंट बन गए हों। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तू जा, पर याद रख, दाल में नमक ज्यादा हो चलेगा, पर दाल में एस मिला तो सीधे जेल भेज दूंगा। अगले दिन दरबार में एक और रहस्य खुला। 7 नकली साधु जिन्हें कैद किया गया था, अचानक जेल से गायब हो चुके थे और उनकी कोठरी की दीवार पर कुछ उकेरा गया था। एस अभी है सबके बीच में। वो बोलेगा, हंसेगा, पर जहर बांटेगा। अब तो अकबर भी परेशान हो गया। अकबर, बीरबल, क्या मैं रोज जिस मंत्री के साथ शतरंज खेलता हूं वो ही एस है? बीरबल, जहां पनाह, जब तक पता न चले, हर प्यादा शक के दायरे में है। बीरबल ने एक चाल चली। उसने दरबार में ऐलान करवा दिया, कल दरबार में एक खास सभा होगी जहां एस को सामने लाने के लिए एक चमत्कारी औषधि दी जाएगी जो झूठ बोलते ही आदमी का मुंह नीला कर देगी। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। जैसे ही औषधि का नाम लिया गया, मंत्री सुरजीत, सेनापति सूरजपाल, सेवक सुरेश और यहां तक कि रसोइया शिवदत्त तक चौंक गए। सभी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखिए, ये औषधि तो अभी आई नहीं, लेकिन एस का डर तो इन सब के मुंह पर चढ़ गया। सभी दरबारी हंसी रोक नहीं पाए। बीरबल ने फिर से सबको चौंकाते हुए कहा, एस कोई नाम नहीं है, ये एक कोड है संगठन का, दरबार के भीतर चल रहे उस गुप्त दल का जो हमारी सत्ता को अंदर से खोखला करना चाहता है। अब अकबर गंभीर हो गया। तो अब क्या करेंगे बीरबल? बीरबल ने कहा, अब खेल शुरू होगा, एस के असली सदस्य सामने लाने का। लेकिन इस बार हम उन्हें ढूंढने नहीं जाएंगे, हम उन्हें खुद सामने बुलाएंगे। हंसी मजाक के खेल में अगले भाग में बीरबल करता है दरबारी हंसी महोत्सव, जहां हर दरबारी को मजाक करना होगा, पर कोई अगर गलती से एस का नाम ले जाए तो समझ लीजिए वही है असली गद्दार। जारी है बीरबल और हंसी का षड्यंत्र। अंत में सुरेश फिर आता है, हुजूर, दाल में इस बार जीरा डाल दिया, अब आप मुझे जे तो नहीं समझेंगे? बीरबल सिर पकड़ लेता है, अब ये नया कोड जे कहां से आ गया यार? अगर कोई मजाक में कोई ऐसा नाम ले जाए जो वो असल में छुपा रहा हो, तो क्या वो सच बोल रहा है या खेल खेल रहा है? दरबार में जैसे उत्सव का माहौल था। दरबारी हंसी महोत्सव का आयोजन बीरबल ने बड़ी चतुराई से ये योजना बनाई थी। जब लोग हंसते हैं तब उनकी असली पहचान बाहर आती है और एस अब ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। हर दरबारी को मंच पर बुलाया गया जहां उन्हें कोई मजाक सुनाना था, जिसमें राजनीति, धर्म, शासन, चाय और चुपचाप छुपा हुआ एस, इनमें से एक विषय जरूर शामिल हो। पहले आए सेनापति सूरजपाल। एक बार एक राजा ने कहा, मेरी सेना सबसे तेज है। दूसरे राजा ने कहा, मेरी तलवार सबसे पैनी है। तीसरे ने कहा, भाई, मेरी बीवी सबसे तेज है, आज तक मुझे राजनीति में बोलने ही नहीं दिया। पूरे दरबार में ठहाके गूंजे, लेकिन बीरबल ने गौर किया। सूरजपाल की आंखें मन से उतरते वक्त एक अजीब चेहरे से मिली, मंत्री सुरजीत से। अब बारी आई मंत्री सुरजीत की। उसने कहा, एक साधु दरबार में आया और बोला, जहां रोटियां गोल बनती हों और बातें गोल गोल घूमे, वहां बीरबल नाम का कोई व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल मुस्कराया, तो साधु कौन था? सुरजीत बोला, उसका नाम था स्वामी शरण।
या शायद स्वामी एस? पूरे दरबार में अचानक सन्नाटा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। स्वामी एस? ये तो नया नाम है, बीरबल ने तुरंत कहा। स्वामी शरण नाम का कोई भी साधु कभी इस दरबार में नहीं आया। सुरजीत जी, आपने ये नाम कहां से सुना? सुरजीत पसीना पसीना हो गया। अरे नहीं नहीं, बस यूं ही मजाक में कह दिया। बीरबल, लेकिन मजाक में वही नाम आता है जो मन में बैठा हो, और तुम्हारे मन में एस पहले से बैठा था, है ना? अब दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। बीरबल ने तालियां बजाईं और पर्दे के पीछे से लाया गया सातों नकली साधुओं में से एक, जो दरबार से भाग गया था, वो अब बीरबल की तरफ देखकर बोला, हाँ, मंत्री सुरजीत ही वो आदमी था जिसने हमें सिखाया कि कैसे लोगों की आस्था को मूर्खता में बदलना है। उसने ही कहा था, धर्म बेचो लेकिन झोली में राज लिखवाओ। सुरजीत चिल्लाया, ये झूठ बोल रहा है, ये एक अपराधी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और तुम एक सज्जन, जिसने मजाक में एस को लाकर अपना नाम खुद ही उजागर कर दिया। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया। सुरजीत को पकड़ लिया गया, लेकिन जैसे ही उसे ले जाया जाने लगा, उसने जोर से हंसते हुए कहा, मुझे पकड़ लिया, चलो मान लिया, पर बीरबल, क्या तू जानता है एस एक संगठन है और मैं तो बस उसका एक मोहरा हूं। असल एस अब भी तेरे करीब है, इतना करीब कि तू उसे रोज आईना दिखाता है। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बुदबुदाया, आईना? क्या मतलब है इसका? क्या सुरजीत की बातों में छुपा है कोई और इशारा? क्या एस का अगला सदस्य बीरबल के बेहद करीब शायद उसी के जैसा है, या फिर अगला गद्दार वही है जो अब तक हर योजना में बीरबल का साथ देता आया है, लेकिन उसका चेहरा आज तक नहीं दिखा। जारी है बीरबल और आईने वाला शत्रु। अंत में सुरेश आता है और पूछता है, हुजूर, अब ये बताइए, आईना साफ करूं या उस पर जासूसी की धूल छोड़ दूं? बीरबल सिर पकड़ लेता है। अब ये सुरेश भी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गया है। अगर कोई आपका चेहरा बन जाए और आपके ही नाम से विश्वासघात करे, तो क्या आप उसे पहचान पाते हैं, या आईना भी धोखा देने लगता है? बीरबल अब पूरी तरह उलझ चुका था। एस की साजिश, सुरजीत का इशारा और आईना, इन सब का क्या संबंध हो सकता है? उस रात बीरबल ने अपने कक्ष में एक पुराना दर्पण मंगवाया। उसने खुद को देर तक देखा, जैसे अपने भीतर छिपे किसी रहस्य को टटोल रहा हो। और तभी दर्पण के कोने पर उसे एक हल्का सा खरोंच दिखा। उस पर कुछ लिखा था, बहुत महीन अक्षरों में, शरद, शिष्य, साया और एस का दूसरा चेहरा। बीरबल चौंका उठा। शरद? वही शरद जो वर्षों से उसका निजी सहायक था, हर चाल में उसके साथ, हर योजना में उसका सहयोगी, जिसे वो अपने जैसा ही चतुर समझता था। बीरबल ने दरबार में अगले दिन सबके सामने घोषणा की, जिस गद्दार ने मेरी परछाई बनकर मेरी चालों को ही मुझ पर आजमाया, अब वो परछाई उजाले में लाने का वक्त आ गया है। सैनिक शरद को लाए। शरद अब डर के मारे चुप था। बीरबल ने पूछा, क्यों किया ये सब? शरद बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा साया था बीरबल, पर हमेशा तुम्हारी चमक में खो गया। लोग तुम्हें याद रखते हैं, मुझे नहीं। मैंने सोचा, अगर मैं तुम्हें ही हराऊं तो लोग मुझे भी तुम्हारे जैसा समझेंगे। बीरबल शांत था, फिर मुस्कराया और बोला, जो खुद को किसी और की परछाई समझता है, वो कभी उजाले में खड़ा नहीं हो सकता। शरद, मुझे हराने के लिए मेरे जैसा नहीं बनना होता, खुद की पहचान बनानी होती है। अकबर ने फैसला सुनाया, शरद को सजा दी जाएगी, लेकिन साथ ही उसे दोबारा सोचने का अवसर भी मिलेगा। हर परछाई अगर सही दिशा में चले तो वो अंधेरे से उजाला बन सकती है। इस तरह एक लंबी, रहस्यमयी और हसीन जाग से भरी साजिश का अंत हुआ। एस का रहस्य खुला, गद्दार सामने आया
और बीरबल ने फिर एक बार बुद्धि से जीत हासिल की। बीरबल मुस्कराया और बोला, अब कोई नया षड्यंत्र नहीं है, न कोई परछाई। अब बस मैं हूं, मेरा आईना, और वो अक्ल जो किसी ऐस को भी बेनकाब कर सकती है। बीरबल की 3 शर्तें, जिसने राजा को सोच में डाल दिया। क्या कभी एक दरबारी ने राजा को उसकी ही सोच पर शक करने पर मजबूर कर दिया है? और अगर वो दरबारी बीरबल हो, तो बात सिर्फ सवालों की नहीं होती, बल्कि पूरे राज्य की परीक्षा की होती है। एक दिन दरबार में कुछ अजीब हुआ। अकबर ने बीरबल से हंसी में कहा, बीरबल, अगर तुम एक दिन के लिए राजा बन जाओ तो क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अगर सच में एक दिन के लिए राजा बना तो 3 शर्तें रखूंगा। अकबर ने चुटकी ली, ओह, तो दरबारी नहीं, अब शर्तों वाला शहंशाह बनना है। दरबार में ठाके गूंजे, लेकिन बीरबल सीरियस था। उसने 3 उंगलियां उठाई। पहली शर्त, राजा दरबार में चुप रहेगा। दूसरी शर्त, हर सवाल का जवाब सच में देना होगा, चाहे वो कितना भी निजी क्यों न हो। तीसरी शर्त, राजा खुद से सबसे बड़ा झूठ कब बोला है वो सबके सामने बताएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की हंसी गायब हो गई। बीरबल, क्या ये शर्तें नहीं, एक तरह की बगावत नहीं? बीरबल बोला, नहीं जहांपनाह, ये शर्तें नहीं, एक आईना है जो राजा को खुद से मिलवाएगा। अगले दिन पूरे नगर में ऐलान हुआ, एक दिन के लिए बीरबल बनेंगे राजा और अकबर होंगे दरबारी। लोगों में हलचल मच गई। कुछ बोले, ये तो मजाक है। कुछ बोले, अब असली मजा आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी खुद अकबर के चेहरे पर थी। राज्य की गद्दी पर बैठते ही बीरबल ने दरबार लगाया। पहला सवाल, राजा अकबर, आपने कभी ऐसा निर्णय लिया जिसे बाद में पछताना पड़ा हो? अकबर थोड़ा झिझके, फिर बोले, हाँ, एक बार मैंने एक निर्दोष व्यापारी को सजा दे दी थी। बीरबल के न होने पर दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। दूसरा सवाल, जहांपनाह, क्या कभी किसी से जलन हुई है आपको? अकबर ने लंबी सांस ली। हाँ, एक बार, तानसेन को जब लोगों ने मेरी तुलना में ज्यादा सराहा। अब दरबार पूरी तरह शांत था। अब आई तीसरी शर्त। बीरबल ने गहरा स्वर में पूछा, महाराज, खुद से सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है आपने? अकबर चुप हो गए। उनका चेहरा सख्त हुआ, फिर धीरे धीरे नम। मैंने सबसे बड़ा झूठ खुद से ही कहा था कि मैं सब जानता हूं, जबकि असल में मैं सबसे ज्यादा खुद से अनजान था। दरबार स्तब्ध। एक राजा जो अब खुद को खोज रहा था। बीरबल गद्दी से उठा, ताज उतारा और बोला, जहांपनाह, आज आपने साबित कर दिया कि आप राजा ही नहीं, इंसान भी है, और यही आपको सबसे बड़ा बनाता है। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। लेकिन जैसे ही बीरबल महल से बाहर निकले, एक बूढ़ा साधु मिला। उसने बीरबल की हथेली पकड़ी और बोला, बुद्धिमान तो तू है, लेकिन अगले निर्णय में तुझे दिल नहीं, डर चलाएगा। बीरबल चौंक गया। कौन सा निर्णय? साधु बोला, जिसमें तुम्हें राजा के सबसे करीबी व्यक्ति को दरबार से निकालना होगा। कौन है वो करीबी? क्या बीरबल को अब अपनी समझदारी के बदले कोई बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी? और क्या ये साधु सचमुच कोई राहगीर था या कोई भविष्य का संकेत? बीरबल और दरबार से बाहर होने वाला सच्चा आदमी, जहां वफा और धोखे के बीच सबसे महीन रेखा खींची जाएगी। जब सच्चाई किसी अपने को चोट पहुंचाए, तो क्या बीरबल भी टूट सकता है? उस बूढ़े साधु की भविष्यवाणी के बाद बीरबल की रातें बेचैनी में बीती। कई बार उसने सोचा, कौन हो सकता है वो? कौन है राजा का करीबी जिसे मुझे दरबार से निकालना पड़ेगा? अगले ही दिन दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने बीरबल के दिल को झकझोर दिया। एक गुप्त रिपोर्ट के अनुसार किसी दरबारी ने पड़ोसी राज्य को महत्वपूर्ण सूचना दी है, राजा की सुरक्षा से जुड़ी, और वो दरबारी है अकबर का सबसे करीबी सलाहकार, राजा टोडरमल।
बीरबल ने यकीन नहीं किया। टोडरमल, जो वर्षों से राज्य की नीतियां बना रहा है, जो अकबर के बाद सबसे विश्वसनीय है, लेकिन सबूत साफ थे। खुफिया मुहर, हस्ताक्षर, संदेशवाहक की गवाही। बीरबल के सामने अब दो रास्ते थे। या तो वो टोडरमल पर विश्वास कर दरबार में चुप रहता, या फिर राजा के सामने सच्चाई रखता और एक तूफान को न्योता देता। अगले दिन बीरबल ने अकबर से अकेले में मिलने की विनती की। जहां पनाह, जो मैं कहने जा रहा हूं वो न आपके लिए आसान होगा, न मेरे लिए। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे सच्चे आईने रहे हो। बोलो। बीरबल ने वो दस्तावेज पेश किए। अकबर का चेहरा पढ़ना मुश्किल था। टोडरमल, तुम जानते हो बीरबल, उन्होंने मेरे बेटे की जान बचाई थी। मैं उन्हें आंख मूंद कर मानता हूं। बीरबल ने गहरी नजर से कहा, और अब आंख खोलकर देखिए, जहां पनाह। अकबर ने चुपचाप टोडरमल को दरबार में बुलाया। पूछा, क्या तुमने ये किया है? टोडरमल की आंखों में आंसू थे। महाराज, मैंने राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने सिर्फ एक धोखा देने वाले राजकुमार को सबक सिखाने के लिए वो सूचना फैलाई थी, जिससे दुश्मन भ्रम में पड़ जाए। बीरबल चौंक गया। मतलब, आपने एक चाल चली थी, लेकिन क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर वो असफल होती तो सारा दोष मुझ पर आता, और अगर सफल होती तो आपके नाम से विजय लिखी जाती। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। अकबर मौन था, फिर बोला, बीरबल, अब निर्णय तुम्हारा है, क्योंकि तुमने ये मामला उठाया है। अब बीरबल के सामने सबसे कठिन घड़ी थी। क्या वो सच्चाई के नाम पर टोडरमल को दरबार से निकाल दे, या फिर उस वफादारी को सम्मान दे जो चुपचाप कुर्बानी देने को तैयार थी? बीरबल ने सिर झुकाया और निर्णय सुनाया। राजा टोडरमल पर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें अब से गुप्त रणनीति विभाग का प्रमुख बनाया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कब बोलना है और कब चुप रहकर जीतना है। दरबार में मौन के बाद तालियां गूंजी। लेकिन ठीक उसी शाम वही बूढ़ा साधु फिर दिखा और बोला, चतुराई से बचा लिया एक। अब अगला संकट बुद्धि नहीं, दिल तोड़ेगा, क्योंकि अगली बार दोषी तुम खुद होंगे। बीरबल, क्या बीरबल से भी कभी गलती हो सकती है? क्या कोई चाल इतनी उलझी होगी कि बीरबल भी उसमें फंस जाए जारी? बीरबल की सबसे बड़ी भूल, जब समझदारी ही धोखा बन गई, जहां बीरबल खुद कटघरे में खड़ा होगा और दरबार उसकी सजा तय करेगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बीरबल, जिसे अकबर ने हमेशा अपनी सबसे बड़ी ताकत माना, वही अकबर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? और अगर हां, तो क्यों और कैसे? कुछ ही दिनों बाद पूरे राज्य में एक अजीब सी घटना ने सनसनी मचा दी। राज्य के खजाने से एक दुर्लभ नीलम रत्न गायब हो गया था। वो रत्न जो सिर्फ युद्ध के समय ही बाहर निकाला जाता था, और जिसके बारे में कहा जाता था कि वो राज्य की विजय शक्ति का प्रतीक है। चोरी की रात खजाने की सुरक्षा बीरबल ने ही संभाली थी, और चौंकाने वाली बात यह थी, रत्न का नकली प्रतिरूप खजाने में रखा हुआ मिला, जो हूबहू असली जैसा था, लेकिन वजन और ऊर्जा में फर्क था। अकबर को जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। बीरबल, तुम ही उस रात गुप्त प्रहरियों को तैनात कर रहे थे। तुम ही ने आखिरी बार रत्न को देखा था। बीरबल अवाक। जहां पनाह, ये असंभव है। मैंने तो। लेकिन अकबर ने आंखें नीची कर ली। कभी तुम दूसरों को कटघरे में लाते थे, बीरबल, आज खुद को लाओ। दरबार में बीरबल को गुनहगारों की तरह खड़ा किया गया। राजा टोडरमल बोले, सभी सुराग बीरबल की ओर इशारा कर रहे हैं। या तो ये बहुत बड़ी साजिश है, या बहुत बड़ी गलती। बीरबल शांत खड़ा रहा। तभी एक व्यक्ति दरबार में घुसा। राजवैद्य। महाराज, चोरी की रात के बाद बीरबल ने मेरे पास एक खास औषधि मंगवाई थी, जो रात भर नींद न लाए और स्मरण शक्ति तेज करे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पहली बार कुछ कहा। हाँ,
क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं था कि उस रात क्या हुआ। मुझे लग रहा है जैसे किसी ने मेरी स्मृति छीन ली हो। अकबर बोला, मतलब तुम्हें शक है कि तुम्हारी याददाश्त मिटाई गई? बीरबल ने सिर हिलाया। अब मामला और उलझ गया था। बीरबल अपराधी था या शिकार? उसी रात बीरबल ने अपने पुराने गुप्तचर गंगाराम को बुलाया, वो जो कभी तिजोरी की दीवारें सुनता था। गंगाराम बोला, हाकिम, उस रात किसी ने खजाने की दीवार में से सुगंधित धुएं को छोड़ा था, जिससे पास खड़ा व्यक्ति चेतना में होते हुए भी अपने होश में नहीं रहता, और फिर वो जो देखता है याद नहीं रखता। बीरबल की आंखों में चिंगारी चमकी। तो कोई ऐसा भी है जो मेरी बुद्धि से डरता है, लेकिन मेरी साख से भी खेलना चाहता है। अगली सुबह बीरबल दरबार में आया, लेकिन इस बार बिना पगड़ी, बिना शान। जहांपनाह, मैं खुद को अपराधी मानता हूं। अगर मैं इतना समझदार हूं तो किसी की चाल का शिकार कैसे बन गया? अकबर कुछ कहने ही वाले थे कि दरबार के कोने से एक ताली की आवाज आई। एक अजनबी, ढका चेहरा, काले वस्त्रों में लिपटा हुआ, बोला, वाह बीरबल, आज पहली बार तुमने खुद को कटघरे में खड़ा किया। अब तैयार हो जाओ आखिरी सवाल के लिए, क्योंकि अगला रत्न तुम खुद सौंपोगे, और वो रत्न है राजा की जान। कौन है ये रहस्यमयी व्यक्ति? क्या बीरबल पर कोई बड़ी साजिश चल रही है? और क्या सच में अब बीरबल से राजा की जान को खतरा है? बीरबल और शतरंज का आखिरी मोहरा, जब चालों से नहीं, वक्त से लड़ा गया युद्ध। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बीरबल की हर चाल बेअसर हो जाए? और अगर शतरंज की बिसात पर राजा की जान दाव पर हो, तो आखिरी मोहरा कौन बनेगा? राजा की जान को खतरा है, ये सुनते ही अकबर ने पूरा महल किले में बदलवा दिया। हर कोने पर सशस्त्र सैनिक, हर दरवाजे पर गुप्तचर। लेकिन बीरबल जानता था, जो शख्स मुझे भूल में डाल सकता है वो सीधे हमला नहीं करेगा, वो चाल चलेगा। और ठीक वैसा ही हो। एक दिन दरबार में एक अजनबी विद्वान आया, सिर पर नीली पगड़ी, हाथ में चंदन की लकड़ी से बना शतरंज। बोला, जहांपनाह, मैं आया हूं एक शाही शतरंज का खेल खेलने, लेकिन ये आम खेल नहीं होगा। अकबर ने हंसकर पूछा, तो क्या जीतने पर सोना मिलेगा? जी नहीं, उसने कहा, जीतने वाले को मिलेगा आपके जीवन का भविष्य, और हारने वाले को मौन मृत्यु। बीरबल ने फौरन खड़ा होकर कहा, इस खेल को मैं खेलूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर मैं हार गया तो राजा का फैसला वही होगा जो आप कहें। विद्वान मुस्कराया। तय है। शतरंज की बिसात बिछाई गई। बीरबल ने काले मोहरे चुने, विद्वान ने सफेद। खेल शुरू हुआ। पहली चाल, दूसरी चाल, तीसरी चाल। लेकिन बीरबल को हैरानी हुई। हर बार जब वो कोई मोहरा चलता, उसके सामने का मोहरा एक भविष्यवाणी बोलता। ये राजा की कमजोरी है, ये दरबार का गद्दार है, ये भविष्य का धोखा है। बीरबल चौंक गया। ये कोई सामान्य खेल नहीं, ये मेरी बुद्धि की परीक्षा है, और शायद मेरा अंत भी। एक चाल के बाद राजा का मोहरा सामने आया। विद्वान बोला, अब अगर तुम ये चाल चले तो राजा का जीवन बच सकता है, लेकिन तुम्हारा अंत निश्चित है। बीरबल ने गहरी सांस ली। क्या यही खेल है कि मुझे अपनी जान देकर राजा को बचाना होगा? विद्वान ने सिर झुकाया। नहीं, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अचानक सारे मोहरे एक एक कर धुएं में बदलने लगे, और सामने वही काले वस्त्रों में ढका चेहरा प्रकट हुआ जिसने पहले चेतावनी दी थी। बीरबल, तुम्हारी चालें बेकार हैं, क्योंकि मैं हर वो चाल जानता हूं जो तुम सोचते हो। मैं वो हूं जिसे एक समय में दरबार से निकाला गया था, जिसने तुम्हारी तरह अकबर के साथ बैठने का सपना देखा, लेकिन तुम चुने गए और मैं भुला दिया गया। बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो ये सब तुम्हारा बदला था? नहीं बीरबल, उसने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। अगली बार राजा बचेगा, लेकिन दरबार टूटेगा, क्योंकि अगली बार
मैं किसी का चेहरा पहन कर आऊंगा और तुम पहचान भी नहीं पाओगे। और तभी वो धुआं उड़ गया और सिर्फ शतरंज की बिसात बची और उस पर एक पर्ची। शक और साजिश के बीच अब तुम्हें तय करना है कौन वफादार है और कौन चेहरा लगाए बैठा गद्दार। तो अब सवाल ये है, क्या बीरबल पहचान पाएगा दरबार में छिपा वो धोखेबाज चेहरा? क्या ये वही व्यक्ति है जो रोज उनके साथ बैठता है, हंसता है, निर्णय लेता है, या फिर कोई और जिसकी नजरों में आग तो है पर चेहरा मासूम है? क्या बीरबल वाकई अपने आसपास बैठे चेहरों की सच्चाई नहीं जानता था, या जानकर भी अनजान बना हुआ था? कौन है वो जो अकबर का सबसे करीबी बनकर उसकी बर्बादी का सपना देख रहा है? दरबार अब एक युद्ध भूमि बन चुका था, जहां तलवारें नहीं, शक और साजिशें एक दूसरे पर वार कर रही थी। बीरबल शांत था, पर भीतर एक ज्वाला थी। उसे यकीन था, नकाबपोश अब किसी और की शक्ल में मेरे सामने है। शायद कोई दरबारी, कोई सैनिक, या शायद कोई रसोइया भी। अकबर ने भी चिंता जताई। बीरबल, तुम कहो तो दरबार के सारे मंत्रियों की जांच करवाई जाए। बीरबल मुस्कराया। नहीं जहांपनाह, गद्दार को तलवारें नहीं, उसकी खुद की चालें बेनकाब करें। बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में एक घोषणा की गई। राजा अकबर को उनके जन्मदिन पर एक विशेष अमृत रस पीने को मिलेगा, जो सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जो दरबार के सबसे वफादार है। हर दरबारी के चेहरे पर एक भाव, लालच, डर या सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या ये अमृत असली है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये सिर्फ एक जांच है। जो लालच करेगा वो गुनहगार निकलेगा, और जो चुप रहेगा वही असली है। लेकिन खेल तब पलटा जब दरबार में अचानक एक खबर आई। राजा का रसोइया जहर देकर भाग गया है। हर कोई चौंक गया। तो क्या वो अमृत वास्तव में जहर था? क्या बीरबल ने खुद कुछ उल्टा कर दिया? क्या रसोइया नकाबपोश था? बीरबल तुरंत महल की रसोई में पहुंचा। वहां एक चिट्ठी मिली, उसी ढकी हुई लिखावट में। तुमने सोचा नकाब चेहरों पर होता है, पर असली नकाब तो विश्वास पर होता है। अगला वार तुम्हारे दिल पर होगा, उस पर जिसे तुम सबसे ज्यादा मानते हो। बीरबल की सांस थम गई। उसने चारों तरफ देखा। दरबार में अगर किसी पर मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं तो वो है रजा हकीम फजलुद्दीन, जो बीरबल को बाल्यकाल से जानता था और राज्य के सबसे पुराने सलाहकारों में से एक था। बीरबल अब शंका के जाल में फंस चुका था। क्या फजलुद्दीन ही है नकाबपोश, या ये सिर्फ ध्यान भटकाने की एक और चाल है? बीरबल ने निर्णय लिया, अब सच्चाई जानने के लिए मुझे सबसे बड़ा दाव खेलना होगा। मैं राजा की मृत्यु का अभिनय करूंगा। अगले ही दिन ये खबर फैलाई गई। राजा अकबर को अमृत रस में जहर मिला और वो अब नहीं रहे। पूरे दरबार में शोक छा गया। लेकिन बीरबल एक ऊंची खिड़की से सब देख रहा था। और तभी एक दरबारी, जो हमेशा शांत, हंसमुख और अकबर का सबसे नम्र सेवक माना जाता था, अकेले में हंस पड़ा और बोला, आखिरकार मेरा सपना पूरा हुआ। अब दरबार हमारा है। बीरबल ने आंखें मूंद ली। तो असली नकाबपोश वही था जिसे मैंने कभी शक की नजर से देखा ही नहीं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या बीरबल उस नकाबपोश को पकड़ पाएगा? क्या अकबर वाकई जीवित है, या ये बीरबल की एक छल योजना है? और असली युद्ध अब कब शुरू होगा, दरबार में या बीरबल के मन में? बीरबल का सबसे खतरनाक जाल, जब झूठ को सच्चाई की शक्ल में पेश किया गया। जहां बीरबल को सच्चाई को जहर बनाकर झूठ को अमृत की तरह पिलाना होगा। क्या बीरबल अपने सबसे कठिन विरोधी को मात दे पाएगा? और क्या वह राजमहल को साजिशों से बचा पाएगा? या फिर यह कहानी हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाएगी? दरबार की दीवारों ने बहुत कुछ सुना था, लेकिन ऐसा नहीं। राजा के मारे जाने की खबर और उसके बाद एक हंसता हुआ चेहरा, वो भी उस दरबारी का जिसे सब वफादार समझते थे।
बीरबल ने देखा दरबारी सोमिल, जो वर्षों से बिना एक शब्द ऊंचा बोले राजा की सेवा में था, अब अपने असली रंग में था। वो गुप्त कक्ष में घुसा और एक पुरानी किताब निकाली। उसने उसमें से एक नक्शा निकाला और बुदबुदाया, अब असली राजा आ जाएगा, वो जो वर्षों से इंतजार कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर दरवाजा खोला, बीरबल सामने खड़ा था, बिना किसी गुस्से के, बिना तलवार के। इतने साल तुझे देखा, हर मुस्कान पर भरोसा किया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि तू वफादारी का नकाब पहने एक ठग है। सोमिल हंस पड़ा। बीरबल, तुझसे सिर्फ एक बात सीखनी थी, चाल कैसे चलनी है। अब तू देख, तेरी बनाई मौत की खबर नहीं मुझे आजाद किया है। बीरबल ने गहरी सांस ली। मौत की खबर मैंने नहीं उड़ाई सोमिल, वो खबर उस मोहरे ने उड़ाई जिसे मैंने पहले ही अपने जाल में फंसा लिया था। अचानक पीछे से राजा अकबर स्वयं प्रकट हुए, जीवित, पूरी तरह स्वस्थ। सोमिल के चेहरे का रंग उड़ गया। महाराज, आप? बीरबल ने कहा, मैंने राजा की झूठी मौत की अफवाह इसलिए उड़ाई ताकि तू अपने असली चेहरे के साथ सामने आ सके। और देख, तू सामने आ गया, अपने साथ उस गुप्त षड्यंत्र का नक्शा भी लाया जो तूने वर्षों से छिपा रखा था। राजा ने धीमे स्वर में कहा, सोमिल, मैं तुझे फांसी दे सकता हूं, लेकिन मैं तुझे जीते जी देखने देना चाहता हूं कि तेरी सारी साजिशें, तेरी सारी चालें सिर्फ एक मुस्कुराते हुए बीरबल से हार गई। सोमिल घुटनों पर गिर पड़ा। फिर बीरबल ने आगे बढ़कर वो नक्शा उठाया और देखा। नक्शे में एक जगह पर निशान था, नवयुग का सिंहासन। बीरबल ने सोचा, तो ये षड्यंत्र सिर्फ अकबर तक सीमित नहीं था, ये तो एक पूरी नई सत्ता लाने की योजना थी। इसका सिरा यही नहीं खत्म होता। अंत में राजा ने पूरे दरबार के सामने बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तूने आज मेरी जान ही नहीं बचाई, मेरी गद्दी को भी बचा लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, अब असली काम शुरू हुआ है, क्योंकि नकाबपोशों की ये कतार लंबी है और हर चेहरा एक नई कहानी छिपाए है, और इसी के साथ खत्म होती है ये रहस्यमय यात्रा। बीरबल बनाम नकाबपोश की। पर याद रखिए, जब तक दुनिया में सत्ता है, साजिशें जन्म लेती रहेंगी, और जब तक साजिशें रहेंगी, बीरबल जैसे चतुर बुद्धिमान उसकी रक्षा करते रहेंगे। बीरबल और झूठा राजकुमार। अगर असली राजकुमार से ज्यादा शाही दिखे कोई, तो क्या वो असली बन सकता है? एक सुबह दरबार में अजीब हलचल थी। एक युवक पूरे शाही लिबास में, चमकते मुकुट और सोने के जराऊ जूतों में सीधा महल के द्वार पर आया और गरज कर बोला, रुको, मैं हूं मगध का खोया हुआ राजकुमार विक्रांत। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मुझे छल से बेदखल कर दिया गया था, और अब मैं अकबर महान की शरण में हूं। सैनिक ठिठक गए। युवक की चालढाल में आत्मविश्वास था और आंखों में ऐसा तेज जो सच्चे राजा में होता है। अकबर ने उसे दरबार में बुलवाया। अंदर आते ही उसने सलामी दी और बोल उठा, जहांपना, मैं आपके न्याय और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए आया हूं। अगर आप चाहें तो मेरे राज्य की खोई हुई गद्दी मुझे वापस दिलवा सकते हैं। अकबर हैरान हुए, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम ही मगध के असली वारिस हो? विक्रांत ने एक पुराना सिक्का, एक टूटे हुए ताबीज का टुकड़ा और एक चिट्ठी पेश की जिस पर मगध के पूर्व राजा की मोहर थी। दरबार सन्न हो गया। कागज और मोहर असली लग रहे थे। मंत्री बोले, जहांपना, ये युवक शायद सच बोल रहा है, शक की कोई गुंजाइश नहीं लगती। लेकिन तभी बीरबल मुस्कराया, महाराज, शक वही शुरू होता है जहां हर चीज परफेक्ट लगे। कोई खोया हुआ राजकुमार इतना चमकदार लिबास पहनकर कैसे आ सकता है, और वो भी जंगलों में भटकते हुए? अकबर बोले, तो क्या तुम कह रहे हो कि ये झूठा है? बीरबल बोला, नहीं महाराज, मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन अगर ये असली है तो मगध की कुछ खास परंपराएं जरूर जानता होगा। चलो
एक परीक्षा लेते हैं। बीरबल ने विक्रांत से कुछ अजीब सवाल पूछे। मगध के राजा के सिंहासन के नीचे किस जानवर की मूर्ति बनी होती है? राजा के ताज में कौन सा रत्न सबसे ऊपर जड़ा होता है? और मगध के गुप्त युद्ध नृत्य में पहला कदम कौन सा होता है? विक्रांत मुस्कराया, फिर धीरे धीरे उत्तर देने लगा। उसके उत्तर सटीक थे, या तो वो असली था या फिर बहुत चालाक झूठा। बीरबल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है विक्रांत, कल तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अगर तुमने उसे भी पार कर लिया तो हम तुम्हें राजकुमार मान लेंगे, लेकिन अगर नहीं तो सजा तय है। अगले दिन दरबार सजा। एक सुनहरी कुर्सी मंगवाई गई, लेकिन वो साधारण दिखने वाली कुर्सी नहीं थी। वो थी मगध का परीक्षण सिंहासन, एक रहस्यमय सिंहासन जो सिर्फ असली राजवंश के लोगों को स्वीकार करता था। विक्रांत जैसे ही उस पर बैठा, अचानक तेज सीटी जैसी आवाज हुई और कुर्सी के नीचे से धुआं निकलने लगा। विक्रांत चौंका और उठ खड़ा हुआ। बीरबल उठे और बोले, जहांपनाह, ये सिंहासन सिर्फ उसी को स्वीकार करता है जो न सिर्फ खून से बल्कि कर्म से भी शुद्ध हो। और देखिए, इसने विक्रांत को नकार दिया। अकबर ने विक्रांत को घूरा। अब सच बोलो, तुम कौन हो? विक्रांत की आंखें डगमगाने लगी, पसीना बहने लगा, और तभी उसने चिल्लाकर कहा, मैं तो सिर्फ मोहरा हूं। असली खेल किसी और का है। अकबर गरजे, किसका? कौन है उस खेल का खिलाड़ी? विक्रांत कांपते हुए बोला, एक नकली दरबार है, एक छुपा हुआ सम्राट, और वो खुद को कहता है सच्चा सम्राट, परछाई का राजा। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। ये नाम तो मैंने पहले भी सुना है, लेकिन ये कैसे संभव है? कौन है परछाई का राजा? क्या कोई दूसरा दरबार वाकई अस्तित्व में है? और क्यों भेजे जा रहे हैं नकली राजकुमार? जारी, बीरबल और परछाई का दरबार। अंत में धीमी शहनाई की आवाज, और परछाई में एक चेहरा उभरता है। अगर कोई दरबार छाया में चलता हो, जहां न्याय नहीं बस चाले हो, तो क्या वहां का सम्राट भी छाया होता है? झूठे राजकुमार की बातों से अकबर की भौहें तन गई। परछाई का राजा, ये कौन सी नई चाल है? बीरबल ने एक क्षण को आंखें बंद की और बोला, जहांपनाह, कुछ साल पहले मैं एक गांव से गुजरा था, कालीसर। वहां के लोगों ने कहा था कि रात होते ही एक दूसरा दरबार सजता है, लेकिन वहां सूरज की रोशनी नहीं जाती। तब मैंने सोचा ये कोई लोक कथा है, पर शायद वो इशारा था किसी बड़े रहस्य की ओर। राजकुमार विक्रांत अब गिड़गिड़ा रहा था, मुझे माफ करें, मैंने सिर्फ आदेश का पालन किया। हर महीने एक नकली शाही वस्त्र, नकली चिट्ठी और गहने उस छाया दरबार से आते हैं। वहां सब कुछ है, सेनाएं, मंत्री, दंड भी, लेकिन कोई नहीं जानता असली चेहरा। उस सम्राट का नाम कोई नहीं लेता, उसे सब बस एक नाम से जानते हैं, परछाई। अकबर ने कहा, यह बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है। बीरबल, तुम्हें तुरंत इसकी तह तक जाना होगा। बीरबल ने विक्रांत से पूछा, क्या तुम हमें उस जगह तक ले जा सकते हो जहां तुम्हें ये आदेश मिलते थे? विक्रांत ने कांपते हुए सिर हिलाया। रात के तीसरे प्रहर बीरबल, विक्रांत और कुछ गुप्तचर एक पुरानी हवेली की ओर बढ़े। वो जगह एक निर्जन जंगल में थी। चारों तरफ जले हुए पेड़ों और काले कबूतरों का डेरा था। हवेली की दीवारों पर कुछ अजीब शब्द खुदे थे, जहां रोशनी पहुंचती है वहां मैं नहीं रहता, मैं वहां हूं जहां शक जन्म लेता है। भीतर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंड और खामोशी ने सभी को घेर लिया। एक बड़ा कक्ष था जहां पत्थर के सिंहासन पर कोई बैठा था, पूरी तरह काले वस्त्र में, चेहरा नकाब से ढका हुआ। बीरबल ने तलवार निकाली। कौन हो तुम? किसके आदेश से चला रहे हो ये छाया दरबार? उसने धीरे से सिर उठाया और धीमी आवाज में कहा, बीरबल, तुम तो हमेशा रोशनी की तरफ भागते हो, कभी अंधेरे से दोस्ती क्यों नहीं की? बीरबल चौंका। तू मुझे जानता है? वो हंसा। तुझे क्या लगता है
तुझे अकबर ने चुना? नहीं, तुझे मैंने चुना। मैं ही हूं तेरा पहला इम्तिहान, पहला डर, और शायद तेरी सबसे बड़ी हार। बीरबल कुछ कहता, उससे पहले वो छाया गायब हो गई और हवेली के नीचे की जमीन फटने लगी। विक्रांत चिल्लाया, भागो, ये जाल था। बीरबल ने सबको बाहर निकाल लिया, लेकिन जाते जाते उसने एक चीज उठाई, एक काले पत्थर की अंगूठी जिस पर अकबर की मुहर उल्टी छपी थी। अगले दिन बीरबल ने दरबार में वो अंगूठी दिखाई और बोला, जहांपनाह, ये किसी आम दुश्मन का काम नहीं है। ये कोई है जो आपके सिंहासन की छाया बनकर बैठना चाहता है, और ये अंगूठी ये साबित करती है कि दरबार का कोई व्यक्ति ही उस परछाई से जुड़ा है। अकबर की आंखों में आग सी जल उठी। मतलब कोई गद्दार हमारे ही बीच में है? बीरबल बोला, हाँ, और अब मुझे बस एक चीज ढूंढनी है, वो असली शख्स जो परछाई की आड़ में खेल रहा है। लेकिन उसके लिए मुझे जाना होगा वहां जहां कोई दरबारियों पर भरोसा नहीं करता। कहा जाएगा बीरबल, कौन है वो गद्दार, मंत्री, सैनिक या कोई और क्यों बन रहा है अकबर के दरबार का अंधेरा संस्करण? जारी है बीरबल और साजिशों की गली। अंत में हवेली की राख से उठता है एक काला कबूतर, और उसकी आंखों में जलता है बीरबल का प्रतिबिंब। जब साजिश हर चेहरे के पीछे छुपी हो, तब सच्चाई खुद को कैसे साबित करे? बीरबल अकेला निकल पड़ा, उस गली की ओर जहां हर दीवार कान रखती थी और हर छत किसी रहस्य की छाया थी। तंगसर गली, वो इलाका जहां कोई भी सवाल पूछना मना था, और जवाब अक्सर लाश के रूप में मिलते थे। बीरबल ने भेष बदला, एक साधारण जड़ी बूटी वाला वैद्य बनकर वो वहां पहुंचा। कुछ ही दिनों में उसे अजीब हरकतें दिखने लगी। हर सप्ताह एक नकली मुहर, नकली सिक्के और एक गुप्त संदेशा किसी बंद गली से निकलकर नगर में पहुंचता। एक रात बीरबल ने संदेशा बदल दिया और उसकी जगह एक नकली पत्र रख दिया। अकबर को जहर दे दिया गया है, सिंहासन अब खाली है, परछाई को आगे बढ़ना होगा। 3 रात बाद वही हवेली दोबारा जली हुई राख से फिर से खड़ी मिली, और इस बार उस काले सिंहासन पर कोई बैठा था, बिना नकाब के। वो था मंत्री गुलाम खान। बीरबल ने कहा, मुझे शक था, लेकिन सबूत अब मिले। तुमने दरबार में रहते हुए दरबार की ही परछाई बनाई, ताकि जब वक्त आए तुम उस पर हावी हो सको। गुलाम खान हंसा, राजा तो वो होता है जो सामने दिखे, लेकिन असली खेल तो वो रचता है जो पर्दे के पीछे होता है। तू मेरा मुंह नहीं बंद कर सकता बीरबल। तू जीत सकता है, लेकिन रोशनी को हर वक्त जलाए रखना आसान नहीं। परछाई लौट ही आती है। बीरबल बोला, लेकिन जब तक रोशनी खुद से डरती नहीं, तब तक कोई छाया उसे निगल नहीं सकती। सैनिकों ने गुलाम खान को पकड़ लिया। उसके दस्तावेज, नकली राजकुमारों की लिस्ट, छद्म दरबार के चित्र सब जब्त कर लिए गए। अगले दिन अकबर ने दरबार में बीरबल की सराहना की। बीरबल, तूने ना सिर्फ दरबार को बचाया, बल्कि हमारी आत्मा को भी। अब कोई परछाई हमारे सिंहासन तक नहीं पहुंच सकती। बीरबल मुस्कराया, जहां रोशनी हो वहां छाया तो होगी ही जहांपनाह। फर्क बस इतना है कि अब हमें उसकी आदत हो गई है, क्योंकि अब हम जानते हैं डर को पहचान लो तो वो डर नहीं रहता। और यूं परछाई का दरबार हमेशा के लिए खत्म हो गया, और बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया, बुद्धि तलवार से बड़ी होती है। दरबार की छत पर अब कोई काला कबूतर नहीं उड़ता, बस एक शांत सुबह और रोशनी से भरा आसमान। बीरबल और बिन बुलाए मेहमान। एक दिन की बात है, दरबार में हंसी मजाक चल रहा था कि तभी एक परेशान सा आदमी अकबर बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो बोला, जहांपनाह, मेरी समस्या तो ऐसी है कि आप सुनेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बताइए जनाब, कौन सी मुसीबत आपको यहां तक ले आई? वो आदमी बोला, हुजूर, मैं जब भी घर में अकेला होता हूं,
कोई अदृश्य मेहमान आ जाता है। मैं कुछ खाऊं तो वो खा लेता है, मैं कुछ बोलूं तो वो जवाब देता है, मगर दिखता नहीं है। पूरे मोहल्ले में मजाक बन गया है मेरा। अब तो बीवी भी मुझे पागल समझने लगी है। अकबर चौंक गए। ये तो बड़ा अजीब मामला था। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, ये मामला थोड़ा हंसी का है और थोड़ा अक्ल का। मुझे एक रात इस आदमी के घर रुकने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। अकबर ने इजाजत दी। रात को बीरबल पहुंचे उस आदमी के घर। उसने बीरबल के लिए खाना बनाया और बोला, अब बस देखिए, थोड़ी ही देर में वो अदृश्य मेहमान आएगा। बीरबल ने दीवारों का मुआयना किया, खिड़कियों की जांच की और फिर चुपचाप बैठकर खाने लगा। तभी कहीं से एक आवाज आई, बचाकर खाना ओ बुद्धू, आधा तो मेरा है। बीरबल मुस्कराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। आवाज दोबारा आई, बहुत चालाक बन रहा है ये नया आदमी। बीरबल ने खाना खाया, फिर जाकर छत के कोने में बैठ गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक पतला दुबला लड़का धीरे धीरे छत से नीचे आया। उसके पांव में गद्दी बंधी थी ताकि आवाज न हो। वो सीधा रसोई में गया और बचा हुआ खाना खाने लगा। बीरबल ने झपट कर उसे पकड़ लिया। अगले दिन दरबार में बीरबल बोला, हुजूर, वो अदृश्य मेहमान दरअसल पड़ोस का लड़का था, जो छत से चुपचाप आकर खाना खा जाता था और दीवार के पीछे से बोलता था। आवाज उसकी इतनी पतली थी कि लगता था हवा बोल रही हो। अकबर ठाका लगाकर हंसे, वाह बीरबल, तुमने फिर एक अजीब सी समस्या को बड़ी समझदारी से सुलझा दिया। बीरबल बोला, जहां पनाह, दुनिया में बहुत से अदृश्य मेहमान होते हैं, कुछ पेट के, कुछ मन के, लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं चालाक पड़ोसी। सीख, कभी कभी जो दिखता नहीं वो सच में नहीं होता, पर शक भी सिर्फ डर की वजह से नहीं करना चाहिए। बीरबल की तरह धैर्य और समझदारी रखो, सच सामने आ जाएगा। बीरबल और 3 रातों की चुनौत। अगर किसी ने तुमसे कहा कि तुम्हें लगातार 3 रातें जागकर एक रहस्य की रक्षा करनी है और हर रात तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा होगी, तो क्या तुम हिम्मत दिखाओगे या डर के आगे झुक जाओगे? कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब घटना से। शाम का समय था। लालिमा में डूबा आसमान, दरबार की दीवारों से टकराता हल्का ठंडा झोंका। तभी महल में प्रवेश करता है एक रहस्यमयी साधु, जिसके साथ था एक बंद संदूक। साधु बोला, जहां पनाह, इस संदूक में वो रहस्य है जिससे पूरे राज्य का भाग्य जुड़ा है, लेकिन इसकी सुरक्षा करनी होगी लगातार 3 रातों तक, और हर रात एक नई चुनौती आएगी। अगर कोई भी चुनौती में असफल हुआ तो ये रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या तुम तैयार हो बीरबल? बीरबल मुस्कराया। जहां रहस्य हो वहां बीरबल की रातें खुद जाग जाती है। बीरबल को महल के पुराने भाग में ले जाया गया, जहां एक कक्ष में वो संदूक रखा गया था। चारों ओर तांत्रिक चिन्ह, दिए की लौ और दीवारों पर अजीब चित्र। रात के तीसरे पहर अचानक हवा ठंडी हो गई। एक बुजुर्ग औरत आई, सफेद कपड़े, झुकी कमर और हाथ में एक किताब। वो बोली, अगर तुम इस रहस्य को बचाना चाहते हो तो मेरे 3 सवालों का उत्तर देना होगा। अगर एक भी गलत तो ये संदूक जल जाएगा। बीरबल मुस्कराया, पूछिए, पर याद रहे, सवालों का जवाब ही सवाल को हराता है। सवाल 1, ऐसा क्या है जिसे जितना बांटोगे वो और बढ़ेगा? बीरबल, ज्ञान। सवाल 2, ऐसा कौन सा काम है जो बिना किए भी हो सकता है? बीरबल, सपना देखना। सवाल 3, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हर कोई देख सकता है पर छू नहीं सकता? बीरबल, परछाई। बुजुर्ग औरत की आंखें चमक उठीं। तुमने पहली रात पार कर ली बीरबल, लेकिन अगली रात वो आएगा जो न दिखता है न बोलता है, पर हर किसी के दिल में डर बनकर बैठा है। और ये कहकर वो गायब हो गई। बीरबल की आंखें संदूक पर टिक गई, जिसकी ताले से एक नई ध्वनि आई,
घंटियों जैसी खनखनाहट। क्या ये आवाज किसी आत्मा की है या अगले सवालों की दस्तक? और ये अगली रात कैसी होगी जब बीरबल को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा? क्या हर सवाल का जवाब होता है? और अगर सवाल खुद चलकर सामने आ जाए तो क्या बीरबल की बुद्धि डर की लहर को भी चीर पाएगी? पिछली रात के बाद बीरबल ने चैन की नींद नहीं ली, पर आज की रात उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी थी। दरबार में दिन भर उस संदूक की चर्चा रही। कोई कहता इसमें भविष्य है, कोई कहता इसमें अकबर का भाग्य छिपा है, पर बीरबल जानता था ये सिर्फ एक संदूक नहीं, एक परीक्षा है। दूसरी रात, और बीरबल अकेला नहीं था। साथ में थे 4 गुप्त सैनिक और एक मंत्र रक्षक। कमरे के बीचों बीच रखा था संदूक, जिसके चारों ओर नीला प्रकाश फैल रहा था। आधी रात होते होते अचानक दीपक बुझ गए। कमरे में सिर्फ एक आवाज गूंजने लगी, बीरबल, 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 क्या तुम अपने मन की आवाज को पहचानते हो? और फिर सामने प्रकट हुआ एक चेहरा जो हूबहू बीरबल जैसा था। बीरबल चौंका। ये कौन है? वो परछाई बोली, मैं तेरा ही दूसरा रूप हूं। वो बीरबल जो डरता है असफलता से। मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा। जवाब गलती से भी गलत हुए तो तू खो देगा अपनी पहचान। सवाल 1, अगर राजा का न्याय जनता को रुला दे तो क्या वही राजा महान कहलाता है? बीरबल, जो राजा जनता की आंखों से ना देखे वो अंधा होता है, महान नहीं। सवाल 2, अगर बुद्धि चुप रहे और दिल बोले, किसे सुना जाए? बीरबल, जब बुद्धि चुप होती है तब दिल बोलता नहीं, भटकता है। सुनो दोनों को, पर करो वही जो सही हो। सवाल 3, अगर सामने वाला तुमसे ज्यादा चालाक हो तो क्या अपनी हार मान लेनी चाहिए? बीरबल, हार वो नहीं होती जो बाहर दिखे, हार वो होती है जो अंदर मानी जाए। अगर मैं लड़ना बंद कर दूं तब हारूंगा। परछाई मुस्कराई और अचानक वो चटक कर जल गई, जैसे धुएं की तरह हवा में घुल गई हो। संदूक से फिर एक अजीब आवाज आई। इस बार वो खुला, लेकिन बस थोड़ा सा। अंदर दिखा एक नया पर्चा जिस पर लिखा था, तीसरी रात। सिर्फ सवाल नहीं होंगे, उस रात खुद बीरबल पर उठेगा सवाल कि क्या वो बीरबल है भी या बस एक नाम मात्र। तो अब आखिरी रात में क्या बीरबल अपनी पहचान बचा पाएगा या फिर खुद की सच्चाई को साबित करने में ही सब कुछ खो देगा? सत्य, बीरबल और 3 रातों की चुनौती। अंतिम सत्य, अगर तुम्हारी पहचान पर ही सवाल उठ जाए और तुमसे कहा जाए कि तुम वही नहीं हो जो तुम सोचते हो, तो क्या तुम खुद को साबित कर पाओगे या टूट जाओगे उस आईने की तरह जो सच दिखाता है लेकिन चुभता है? तीसरी और अंतिम रात। महल का सबसे ऊंचा बुर्ज चुना गया। ठंडी हवाएं चल रही थी, आसमान पर बादल गरज रहे थे और बीरबल अकेले बैठे थे उस संदूक के सामने जो अब तक रहस्य से भरा हुआ था। अचानक चारों दिशाओं से एक साथ आवाजें गूंज उठीं। बीरबल, बीरबल, तू कौन है? तेरी पहचान क्या है? 4 परछाइयां प्रकट हुई। एक बोली, तू सिर्फ अकबर का चापलूस है। दूसरी, तेरी चालाकी बस किस्सों में है, असल में तू कुछ नहीं। तीसरी, राजा तुझसे खेलता है जैसे शेर बकरी से। चौथी, तेरा नाम बीरबल नहीं, बस एक मनोरंजन है। बीरबल मुस्कराए और खड़े होकर बोले, अगर मैं सिर्फ मनोरंजन होता तो मेरी बातों से इंसाफ ना होता। अगर मैं चापलूस होता तो राजा मुझसे सवाल नहीं, सिर्फ हाँ करवाता। अगर मैं कुछ नहीं होता तो तुम सब मुझे डराने ना आते। बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारी और जमीन पर रख दी। मैं बीरबल हूं क्योंकि मेरी बुद्धि, मेरी सच्चाई और मेरी हंसी कभी किसी डर के आगे नहीं झुकी। और तभी वो चारों परछाइयां चिल्लाईं, तो ले अपनी सच्चाई का इनाम। संदूक अपने आप खुल गया। उसमें था एक शीशे का कमल जिस पर लिखा था, सच्चा बीरबल वही है
जो खुद को हर बार नए सवाल में फिर से साबित कर सके। अकबर वहां आए और बोले, बीरबल, आज तुमने वो कर दिखाया जो किसी किताब, तर्क या इंसाफ में नहीं होता, अपने आप को जीतना। बीरबल मुस्कराए, कमल उठाया और बोले, जहां अपना, ये 3 रातें मुझे थका सकती थी, लेकिन जो बुद्धि हंसी से जुड़ी हो वो कभी हार नहीं मानती। अकबर और बीरबल, सबसे बड़ा कौन? एक दिन अकबर ने अपनी सभा में सब दरबारियों को बुलाया और एक नया सवाल पूछा, बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा क्या होता है? सभी दरबारी चुप हो गए, कुछ सोचने लगे, कुछ जवाब देने से डरते थे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, सबसे बड़ा तो शब्द होता है। अकबर को थोड़ा अजीब लगा। उसने बीरबल से पूछा, क्या तुम सचमुच कह रहे हो कि शब्द सबसे बड़ा होता है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, शब्द सबसे बड़ा होता है, क्योंकि कोई भी बात बिना शब्दों के नहीं कह सकते, और एक अच्छा शब्द किसी की किस्मत बदल सकता है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, ठीक है बीरबल, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मुझे इसका प्रमाण दो। अगले दिन बीरबल एक नई योजना लेकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे आज रात को दरबार में एक शब्द कहना है जो सबको सोचने पर मजबूर कर दे। अकबर ने हामी भर दी और अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बहुत ही अजीब सा शब्द कहा, सर्वेश्वर। हर कोई हैरान था, कुछ लोग तो इस शब्द को समझ भी नहीं पाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, ये क्या शब्द था बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये शब्द 2 शब्दों से बना है, सर्व और ईश्वर। इसका मतलब है सबसे बड़ा भगवान। अकबर को लगा कि बीरबल ने जो शब्द कहा वो न केवल उन्हें प्रभावित किया, बल्कि उनके दरबारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर ने फिर कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो, शब्दों का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। सीख, सभी शब्दों में ताकत होती है। जो शब्द हम बोलते हैं वही हमारी सोच और जीवन को आकार देते हैं। एक दिन सुबह सुबह अकबर बहुत चिढ़े हुए थे, किसी बात पर नाराज थे और दरबार में आते ही बोले, आज का दिन बहुत खराब है बीरबल, मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। कोई ऐसा जवाब दो कि मेरा गुस्सा पल में छूमंतर हो जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? अकबर बोले, सवाल? अच्छा ठीक है, पूछो। बीरबल ने पूछा, महाराज, अगर एक आदमी आपके बगल में खड़ा होकर आपको गधा कह दे तो आप क्या करेंगे? अकबर भड़क गए, क्या बकवास है, मैं उसे सजा दूंगा, उसे दरबार से बाहर निकलवा दूंगा। बीरबल फिर बोले, और अगर कोई दूसरा आकर कहे कि महाराज तो तोता है? अकबर गुस्से में, फिर से बकवास, मैं उसे भी सजा दूंगा। बीरबल बोला, और अगर हर कोई यही कहने लगे कि आप तोता है, गधा है, ऊंट है? अकबर अब थोड़ा चौंकते हुए, तो मैं सोचूंगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इतनी बातें एक साथ कोई यूं ही नहीं करता। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बस महाराज, यही तो बात है। एक आदमी अगर आपको कुछ कहे तो नजरअंदाज कर दीजिए, पर अगर सब कहने लगे तब सोचिए। लेकिन जब कोई भी ना कहे फिर भी आप गुस्से में रहें तो समझिए गुस्सा अंदर का है, बाहर का नहीं। अकबर हंस पड़े, उनका गुस्सा पल में उड़नछू हो गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा उल्टा सीधा जवाब भी सीधा दिल को छू जाता है। सीख, गुस्से पर काबू पाना हो तो पहले ये समझिए कि वो बाहर से आया है या अंदर से। कई बार जवाब नहीं, नजरिया बदलना जरूरी होता है। बीरबल और उल्टे दरबार का दिन। जब सब कुछ उल्टा हो गया, एक दिन की बात है, शहंशाह अकबर को मजाक सूझा। उन्होंने ऐलान किया, कल का दिन उल्टा दरबार होगा। जो राजा बोलेगा वो मंत्री मानेगा, जो गधा करेगा वही घोड़ा बनेगा, और बीरबल, तुम सबसे उल्टा काम करोगे। पूरा दरबार हक्का बक्का। तानसेन बोला, तो क्या मैं तबला बजाऊंगा और भालू नाचेगा?
राजकवि बोला, तो मैं कविता नहीं, झाड़ू लिखूंगा। और बीरबल हंसते हुए बोला, हुजूर, फिर तो मैं आपको सलाह नहीं, सवाल दूंगा। अगले दिन उल्टे दरबार की शुरुआत हुई। शहंशाह अकबर एक जोकर की टोपी पहनकर बैठे। राजा का सिंहासन अब रसोइये का चूल्हा बना दिया गया। बीरबल ने अपनी पगड़ी उल्टी बांधी और हाथ में चम्मच लेकर दरबार में घूमते हुए बोला, तो आज का पहला केस, किसने दरबार में खटमल छोड़ दिए? एक पहरेदार खड़ा हुआ। हुजूर, मैंने नहीं छोड़े, मैंने उन्हें पाल रखा था। पर बीरबल की उल्टी चाय पीते ही सब भाग गए। अकबर, जोकर टोपी में सजा सुनाई जाए। बीरबल, सजा ये है कि अब ये पहरेदार खटमलों के राजा बनेगा और दरबार में रेंगते हुए आएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। अगला केस आया, झूठ पकड़ो प्रतियोगिता। हर दरबारी को एक झूठ बोलना था और अगर बीरबल पकड़ ले तो सजा। राजकवि बोला, मैंने चांद को दूध में डुबोकर खीर बनाई थी। बीरबल, झूठ, क्योंकि उस खीर में चांदनी नहीं थी। तानसेन बोला, मैंने अपनी आवाज से बादल फाड़ दिए। बीरबल, झूठ, तुम्हारी आवाज सुनकर बादल डर के मारे नीचे गिर गए। अकबर बोला, मैंने बीरबल को हराया था बुद्धि में। पूरा दरबार एक पल को शांत। फिर बीरबल बोला, सचमुच ये झूठ प्रतियोगिता का सबसे बड़ा झूठ है। अकबर मुस्कुरा दिए। फिर आया उल्टी सजा प्रतियोगिता। जिसने सबसे अच्छा काम किया उसे सबसे अजीब सजा मिलेगी। रसोइया ने मीठी खीर बनाई, उसे दी गई सजा, आज से वो कड़वा कद्दू पकाएगा। सैनिक ने महल की सफाई की, उसे सजा मिली, आज से वो गंदगी फैलाएगा। और बीरबल ने सारे दरबार को हंसाया, उसे सजा मिली, वो एक पल के लिए भी मुस्कुरा नहीं सकता। बीरबल ने मुंह फुला लिया और एकदम सीरियस चेहरा बना लिया। तानसेन पास आया, कान में कहा, बीरबल, अकबर के मोजे उल्टे पहने हैं। बीरबल हंसी रोकते रोकते रोने लगे। दिन के अंत में शहंशाह अकबर बोले, अब हम इस उल्टे दरबार को यही खत्म करते हैं। लेकिन बीरबल, बताओ, उल्टा करके क्या समझ में आया? बीरबल गंभीर स्वर में, हुजूर, समझ आया कि जब लोग अपनी जगह और काम से हटकर कुछ और करने लगते हैं तो दरबार नहीं, तमाशा बन जाता है। और जब हंसी के नाम पर ज्यादा उल्टा किया जाए तो खटमल भी राजा बन सकता है। अकबर हंसते हुए बोले, तो फिर तुम अगले सीधे दरबार के मंत्री बनाओगे। और हां, तानसेन से कह देना, आज से वो तबला नहीं, ताली बजाएंगे। अंत में खटमल राजा अब भी रेंग रहा है। झूठ प्रतियोगिता की ट्रॉफी अब भी तानसेन के पास है। और बीरबल, वो हर दिन सोचते हैं, अगला उल्टा क्या किया जाए। बीरबल और अदालत में आया मुर्गा। एक मुर्गा जो गवाही देने आया, और सारा दरबार हैरान रह गया। एक दिन अकबर का दरबार अपनी रफ्तार से चल रहा था कि अचानक एक व्यक्ति रोते चीखते हुए अंदर घुस आया। उसके सिर पर पगड़ी उल्टी पहनी थी, हाथ में एक पिंजरा और उसमें एक लाल कलगी वाला मुर्गा। वो चिल्लाया, हुजूर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे मुर्गे ने मेरी पोल खोल दी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, क्या तुम्हारा मुर्गा भविष्यवक्ता है? वो बोला, नहीं जहांपनाह, मेरा मुर्गा गवाह है और वो हर बात सबके सामने बोल देता है। बीरबल ने दिलचस्पी ली। मुर्गा बोलता है, झूठ पकड़ता है, अब तो इसे दरबार में गवाही देनी ही होगी। उस आदमी ने पिंजरे को खोला। मुर्गा अकड़ते हुए निकला और बोला, कुकडुकू। बीवी ने देखा इसे ताश के अड्डे पर। कुकडुकू। दरबार फिर हंसी से फट पड़ा। बीरबल समझ गए कि ये कोई साधारण मामला नहीं। मुर्गा हर बार कुछ ऐसा बोलता था जो मालिक के खिलाफ होता। बीरबल ने कहा, लगता है ये कोई खेल है, लेकिन पता लगाना पड़ेगा कि कौन इसे चला रहा है। बीरबल ने मुर्गा अपने घर मंगवा लिया। उन्होंने उसे एक बंद कमरे में रखा और एक दर्पण की आड़ से उसे देखा। कुछ देर बाद कमरे में एक छोटा लड़का चुपके से आया। मुर्गे के कान
या कहें गर्दन के पास। मैं कुछ फुसफुसाया और भाग गया। मुर्गा बोला, कुकडुकू। बीरबल भी चोरी छिपे मिठाई खाता है। कुकडुकू। बीरबल मुस्कराए। तो ये मुर्गा बोलता नहीं, बल्कि इसमें एक छुपा स्पीकर लगा है जिसे दूर से कोई नियंत्रित करता है। उन्होंने बच्चे को पकड़वाया और पता चला कि वो उसी फरियादी का भांजा है जो छिपे छिपे बातें रिकॉर्ड करता और पंक्तियां मुर्गे के जरिए बोलवाता। बीरबल ने सोच समझकर उस आदमी को सजा नहीं दी, बल्कि उसे इनाम दिया, क्योंकि उसकी तरकीब में गजब की जासूसी काबिलियत थी। अब वो मुर्गा दरबार का गुप्त मुर्गा बन गया। हर हफ्ते वो दरबारियों की पोल खोलता। कुकडुकू। वजीर साहब की तिजोरी में 2 खाते हैं। कुकडुकू। दरबारी न 4 रोज झूठा बहाना बनाकर छुट्टी लेता है। अब दरबारी सतर्क हो गए। एक दिन वही व्यक्ति दोबारा आया और बोला, हुजूर, अब मेरी बीवी मान गई है। मुर्गा अब सबका प्रिय बन गया है। क्या मैं उसे वापस ले जाऊं? अकबर ने इजाजत दी, लेकिन बीरबल ने चुपके से मुर्गे में एक नया यंत्र डलवा दिया। अब ये मुर्गा हर दिन सिर्फ सच बोलेगा और झूठ बोलने वाले को पहचान लेगा। कई सालों तक लोग मानते रहे कि वो मुर्गा सच में गवाह है, और बीरबल की चाल से सच बोलने का डर हर दरबारी के दिल में बस गया। अकबर बोले, बीरबल, ये मुर्गा तो हमारे दरबार का सच का पहरेदार बन गया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, कभी कभी सच्चाई इंसानों से नहीं, एक मुर्गे से भी निकलती है। बस अगर दिमाग हो तो। सीख, झूठ चाहे जितना भी चुप हो, एक ना एक दिन कुकडुकू कर ही उठता है। बीरबल और सच्चाई की मशीन। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सा व्यक्ति आया। उसके सिर पर लंबी टोपी, हाथ में चमचमाता बक्सा और आंखों में अजीब चमक थी। वो बोला, मैं हूं तफ्तीश गुरु, झूठ पकड़ने वाला वैज्ञानिक, और ये है मेरी मशीन, सच्चाई की मशीन। जो भी झूठ बोलेगा, मशीन सीटी बजा देगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या बीरबल की सच्चाई भी पकड़ेगी? बिल्कुल हुजूर, ये मशीन बादशाह से लेकर भिखारी तक का झूठ पहचान लेती है। मशीन लगाई गई। पहला दरबारी आया। बोला, मैं रोज सूरज उगने से पहले उठता हूं। सीटी बजी, दरबार में ठहाके। दूसरा बोला, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। मशीन बजी, इतनी तेज कि पर्दा गिर गया। अब बारी आई बीरबल की। बीरबल मुस्कराया और बोला, मैंने कल रात सपने में देखा कि मैं चांद पर बैठा हूं और खीर खा रहा हूं। मशीन चुप रही। तफ्तीश गुरु चौंक गया। ये कैसा आदमी है? न झूठ पकड़ में आया, न मशीन कुछ बोली। अब तफ्तीश गुरु ने ऐलान किया, या तो बीरबल मशीन से ज्यादा चालाक है, या मशीन खराब होगा। अकबर असमंजस में थे। उधर दरबारियों में से कुछ ने बीरबल पर शक फैलाना शुरू किया। शायद बीरबल झूठ बोलकर भी बच गया। अकबर बोले, कल सूरज उगने से पहले बीरबल को मेरी कसम, अगर मशीन से बचने का कोई उपाय किया है तो बताना ही पड़ेगा। रात को बीरबल ने उस मशीन को चुपके से देखा। दरअसल वो कोई जादुई मशीन नहीं थी, बल्कि एक छुपा हुआ आदमी अंदर बैठा था, जो चेहरे पढ़कर सीटी बजाता था। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, कल सुबह दरबार में सबके सामने सच उगलना, वरना तेरी सच्चाई मैं ऊंट की पीठ पर बांधकर पूरे शहर में घुमाऊंगा। सुबह दरबार में बीरबल बोला, मशीन नहीं, ये तो एक धोखेबाज आदमी था। दरबार में झूठ पकड़ने के नाम पर सबको बेवकूफ बना रहा था, और कुछ दरबारी उसके साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहते थे। जब मशीन खोली गई, अंदर वही आदमी निकला, कांपता हुआ। अकबर गुस्से से बोले, इतना बड़ा धोखा मेरे दरबार में? सच्चाई की मशीन खुद ही सबसे बड़ा झूठ निकली। तफ्तीश गुरु को सजा दी गई। उसे हफ्ते भर बीरबल के कहे अनुसार सच बोलने की ट्रेनिंग लेनी पड़ी। बीरबल की तारीफ करते हुए अकबर बोले, इस दरबार में झूठ पकड़ने के लिए मशीन की जरूरत नहीं, बीरबल ही हमारी सबसे सच्ची मशीन है। बीकानेर के राजमहल में एक रहस्यमय हादसा। अकबर ने अपनी सभा के लिए
सभी दरबारियों को बुलाया और बीकानेर के राजमहल की तरफ यात्रा का निर्णय लिया। ये एक ऐतिहासिक महल था जहां अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती थी। कभी कभी राजमहल में अचानक कोई चीख पुकार की आवाज आती, कभी दरवाजों की खटखटाहट सुनाई देती। कुछ लोग कहते थे कि महल में भूत प्रेत रहते हैं, जबकि कुछ का मानना था कि वहां छुपे हुए खजाने का राज है। अकबर ने सोचा कि इस रहस्यमय मामले को सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मामला तुम्हारे ही हाथ में है, तुम ही इसे सुलझा सकते हो। बीकानेर में बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अपनी नजरें जमा दी और कहा, जहांपनाह, मैं इस रहस्य को जल्द ही सुलझा लूंगा, पर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरे साथ राजमहल चलेंगे? अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, मैं तो जहां तुम हो वही रहूंगा। ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो फिर अकबर और बीरबल बीकानेर के राजमहल की ओर रवाना हो गए। राजमहल में पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने वही पुरानी, सुनसान और रहस्यमय दीवारें, सीढ़ियां और हॉल्स थे। महल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो हर किसी को बेचैन कर देती थी। महल के भीतर प्रवेश करते ही अकबर ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक महल के मुख्य द्वार के पास एक तेज चीख सुनाई दी। सब चौंक गए। बीरबल ने अपनी चतुराई का पूरा उपयोग किया और सबको शांत रहने का इशारा किया। वो आवाज के स्रोत की ओर बढ़े तो देखा कि एक दरबारी बेहोश पड़ा था। उसके पास से हल्का सा झटका लिया गया था, जैसे कोई अप्रत्याशित घटना घटने वाली हो। अकबर ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है। इस महल में कुछ गड़बड़ है और मैं ये जानने के लिए अंदर गहराई से जा रहा हूं। बीकानेर के राजमहल के भीतर एक पुरानी पोटली रखी हुई थी जो बीरबल की नजर से छिपी नहीं रह सकी। बीरबल ने पोटली को उठाया और देखा कि उसमें कुछ खजाने के दस्तावेज थे। दस्तावेज में महल के पुराने खजाने का जिक्र था, लेकिन एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई दी। अचानक पोटली से एक भयंकर हलचल उठी और बीरबल ने उसे सुरक्षित किया। राजमहल के एक कोने से एक साधु बाबा आए, जो इस महल के करीब एक रहस्यमय घटना का हिस्सा थे। वे जानते थे कि पोटली से निकलने वाली आवाज दरअसल एक पुरानी माया का हिस्सा थी, जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी ने एक खजाने को छुपाने के लिए रखा था। बीरबल ने उस बाबा से पूरी कहानी सुनी और फिर उन्होंने इसे अकबर के सामने रखा। जहांपनाह, यह दरअसल महल का सबसे बड़ा रहस्य था, जो अब पूरी तरह से उजागर हो चुका है। यह पोटली और खजाने के बारे में थी, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि वो बाहर आए। अकबर ने संतुष्ट होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के कारण हम इस रहस्य को सुलझा पाए। अब इस खजाने का सही उपयोग किया जाएगा। बीरबल और 3 तलाक नाचने वाली। दिन अकबर का दरबार चल ही रहा था कि बाहर से तेज संगीत और तालियों की आवाज आने लगी। ये शोर कैसा? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, लगता है किसी ने दरबार के बाहर रंगीन नजारा लगा दिया है। कुछ ही देर में 3 औरतें नाचती हुई दरबार में आ गई। तीनों नाचने वाली थी, सुंदर, चुलबुली और पूरे शहर में मशहूर। नाम थे चंद्रकला, रूपलता और गजगामिनी। तीनों ने झुककर सलाम किया और फिर एक साथ बोल उठीं, जहांपनाह, हम तीनों तलाकशुदा हैं और अब बीरबल से शादी करना चाहती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने खीर में नमक डाल दिया हो। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, आज तो तुम्हारे लिए 3-3 फरिश्ते खुद चलकर आए हैं। बीरबल बोला, जहांपनाह, ये मामला सीधा नहीं, इसमें जरूर कोई चाल है। अब तीनों औरतों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। एक, चंद्रकला बोली, मैंने अपने शौहर से तलाक इसलिए लिया क्योंकि वो मुझे बीरबल के किस्से सुनाकर सुलाता था। अब मैं असली बीरबल को चाहती हूं। 2,
रूपलता बोली, मेरे शौहर को शक था कि मेरा मन बीरबल में है। उसने मुझे तलाक दे दिया। अब मैं बीरबल को ही अपना बनाना चाहती हूं। 3 गजगामिनी बोली, मैंने तो अपने पति से कहा ही था, अगर बीरबल हाँ कहे तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। उसने खुद ही 3 तलाक दे डाला। अकबर ठाका मार कर बोले, वाह बीरबल, अब बोलो कौन सी को हाँ कहोगे? बीरबल बोला, जहां पनाह, बात शादी की नहीं, षड्यंत्र की गंध आ रही है। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो छुपकर तीनों के पीछे जासूस लगा देता है। रात होते ही तीनों नाचने वाली दरबार से बाहर जाकर एक ही कोठी में मिलती है। वहां से एक रहस्यमय आदमी निकलता है जिसका नाम है नजमुद्दीन बहरूपिया, शहर का सबसे शातिर ठग, जो पहले भी दरबार के हीरे चुराने की साजिश कर चुका है। बीरबल समझ गया, ये तीनों औरतें एक गिरोह की सदस्य हैं और इनका लक्ष्य है दरबार में शादी के बहाने घुसकर अकबर का राजकोष चुराना। अगले दिन बीरबल दरबार में तीनों के सामने घोषणा करता है, मैं आप तीनों से शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, आप तीनों को 3 परीक्षा देनी होगी। जो सच्चा प्रेम साबित कर दे वही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। तीनों महिलाएं चौंकी पर मान गई। बीरबल ने तीनों के सामने एक संदूक रख दिया और कहा, इसमें है मेरे जीवन भर की जमा पूंजी। जो इसे लेकर भागेगी उसे मेरी संपत्ति तो मिलेगी पर मैं नहीं। चंद्रकला ने बिना सोचे संदूक उठाया और भाग गई, पर उसमें से निकली बकरियां और सड़ा हुआ प्याज। परीक्षा 2, त्याग की परख। बीरबल ने रूपलता से कहा, क्या तुम मेरी खातिर नाचना छोड़ दोगी? रूपलता बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तो नाचने के लिए ही जिंदा हूं। बीरबल बोला, तो फिर मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूंगा? ढोलक। परीक्षा 3, सच्चा इम्तिहान। गजगामिनी से पूछा, अगर मैं तुम्हें रानी बनाकर महल में बंद कर दूं और बाहर जाने न दूं तो तुम क्या करोगी? गजगामिनी बोली, मैं तो नजमुद्दीन के साथ भाग जाऊंगी। सन्नाटा। गलती से नाम मुंह से निकल गया। बस फिर क्या था? बीरबल ने सैनिक बुलवाए, तीनों को पकड़वाया और उनके पीछे नजमुद्दीन को भी गिरफ्तार करवा लिया। पूरे गिरोह से अकबर के दरबार से चुराए गए गहने, हीरे और दस्तावेज बरामद हुए। अकबर बोले, अगर मैं इन तीनों के चक्कर में पड़ता तो मेरी आधी जागीर चली जाती, लेकिन बीरबल, तूने तो पूरी कहानी पलट दी। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, 3 तलाक से डर नहीं लगता, 3 नाचने वालियों की चाल से लगता है, लेकिन मजा अभी बाकी है। भाग 2, आशिकों की वापसी और नाच का बदला, कोठी का रहस्य और नाच का पुनर्जागरण। नजमुद्दीन और तीनों चालाक नाचने वालियां तो जेल में थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अचानक दरबार के बाहर से शोर मचा। 3 आदमी घोड़ों पर सवार होकर दरबार में घुस आए और बोले, हम हैं इन 3 नाचने वालियों के असली शौहर। नाम थे